नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट जुलाई में होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं, यानी कि 4 टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जिसको 4 इन 1 आप कह सकते हैं। 4 इन 1 वीडियो है, क्योंकि एक ही क्लास में आपको बाल विकास के 15 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी के 15 प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न मिलेंगे और गणित पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 60 प्रश्न मिलने वाला मेगा मॉक टेस्ट ये होने वाला है। हर एक प्रश्न की व्याख्या डिटेल में की जाएगी, हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है। 4 इन 1 यानी कि एक ही वीडियो में आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने वाले हैं। हर एक प्रश्न की डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। और यदि इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए कि भाई 4 इन 1 और वीडियो चाहिए, इसके और भी पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जल्दी ही हम इस पर और भी वीडियो बना देंगे इसी प्रकार के, और उसमें बताइएगा जो समझाने का तरीका है वो किस प्रकार का है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये यदि आपको बताना है तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग 1 यानी कि भाग 4 है, जिसमें भाग 1 है बाल विकास। बाल विकास में 15 प्रश्न मिलेंगे और इन 15 प्रश्नों में ये भी बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं। तो बाल विकास के 15 प्रश्नों को आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से देखना है। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब दाएं हाथ से लिखना सीखने का कौशल बाएं हाथ से लिखने के कौशल को सीखने में धनात्मक सहायता करता है, तो अधिगम के इस अंतरण को क्या कहा जाता है। जो शब्द यहाँ पर हिंदी में समझ में ना आए उसे इंग्लिश में भी लिखा गया है, कि जैसे कि यहाँ पर अंतरण को ट्रांसफर कहते हैं। अधिगम के इस अंतरण यानी कि ट्रांस ऑफ लर्निंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यदि हम इस प्रश्न को और सरल बनाए तो यदि किसी प्रकार से दाएं हाथ में चोट लग जाती है तो वही कार्य यदि बाएं हाथ कर लेता है, उसकी सहायता से आप कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम का जो अंतरण है उसे क्या कहते हैं। क्षैतिज अंतरण कहा जाता है, उदर्वाधर अंतरण कहा जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, या फिर शून्य अंतरण कहा जाता है। यहाँ पर 4 अंतरण दिए हुए हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के कार्य के बारे में बात की जा रही है कि जब शरीर के एक अंग यानी कि यहाँ पर दाएं हाथ की बात की जा रही है, इसके द्वारा सीखा गया कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कार्य को करने में मदद करता है। इस प्रकार के अंतरण को क्या कहा जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाएगा। कौन सा, द्विपार्श्विक अंतरण, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 और अंतरण दे रखे हैं, जैसे कि क्षैतिज अंतरण। इसे हम यदि उदाहरण से जाने तो यदि आपने जोड़ना सीख लिया, क्या सीखा भैया आपने, यहाँ पर जोड़ना सीख लिया, और इसी कार्य को जब आप बाजार जाते, कहां जाते भैया, बाजार जाते हैं, और जब 2-3 आइटम यानी कि सामान आप खरीद लेते हैं तो उसमें इस जोड़ने का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक जैसा। यदि हम इसे देखें कि जब एक स्तर पर सीखा गया ज्ञान उसी समान स्तर की दूसरी स्थिति में काम आता है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, क्षैतिज अंतरण कहेंगे। आप स्कूल में आपने जोड़ना सीखा और वही काम आपने कहां पर किया, बाजार में, तो इस प्रकार के अंतरण को क्या कहेंगे, क्षैतिज अंतरण कहेंगे। उर्ध्वाधर अंतरण इसे क्या कहेंगे भैया। तो उदाहरण पर हम देखें कि आज हमने साइकिल चलाना सीखी। क्या सीखी भैया, आज हमने साइकिल चलाना सीखी। जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, क्या सीखेंगे भैया, मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, तो आपने जो साइकिल चलाने में ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान कहां काम आ जाएगा, आपका मोटरसाइकिल चलाने में काम आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, उर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं। कह सकते हैं कि जब निचली कक्षा या स्तर का ज्ञान उच्च स्तर के जटिल ज्ञान को सीखने में मदद करता है, तो इस प्रकार के अंतरण को क्या कहते हैं, उर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं। यदि आप 8वीं कक्षा में हैं और आप 9वीं कक्षा में गए तो आपका जो 8वीं कक्षा का ज्ञान है वो 9वीं कक्षा में काम आ जाएगा, है ना, यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो। अब बचा आपका शून्य अंतरण। भाई शून्य अंतरण किसे कहते हैं, तो यदि आपने जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखे कि आपने दोहे सीखे, क्या सीखे, कहीं दोहे सीखे, और वहीं आपने साइकिल चलाना सीखा। क्या सीख लिया भैया, साइकिल चलाना सीख लिया। तो ये दोनों ज्ञान अपनी अपनी जगह पर है। क्या है, दोनों ज्ञान अपनी अपनी जगह पर है। ये एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई बाधा डालते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, शून्य अंतरण कहते हैं, कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में ना तो मदद करता है और ना ही बाधा डालता है। दोहे अपनी जगह है, साइकिल सीखना अपनी जगह है। तो इस प्रकार के अंतरण को क्या कहेंगे, शून्य अंतरण कहेंगे, है ना। तो ये चारों अंतरण मैंने आपको समझा दिए। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे, जैसा मुझे अभी प्रतीत हो रहा है कि आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका द्विपार्श्विक अंतरण होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी यानी कि 3D मॉडल, यहां पर देखिए त्रिआयामी सिद्धांत पूछे,
या फिर 3D मॉडल के बारे में पूछे किसके द्वारा दिया गया, आपको पता होना चाहिए जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भैया बुद्धि संरचना मॉडल में विषय वस्तु आयाम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अब सीधा सीधा इसमें क्या पूछ लिया गया भैया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई त्रिआयामी जो बुद्धि का सिद्धांत है इसमें कितने प्रकार बताए बुद्धि के, तो 3 प्रकार बताए। यहाँ पर देखिए त्रि यानी कि 3 प्रकार या फिर 3 आयाम आप कह सकते हैं। अब 3 आयाम में कौन कौन सा है भैया, पहला है आपका विषय वस्तु, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूं फिर समझाऊंगा, है ना। विषय वस्तु है, उसके बाद में सक्रिया, उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पर है उत्पाद। क्या है, उत्पाद। अब यहां पर देखिए सीधा सीधा क्या पूछा गया कि बुद्धि संरचना मॉडल में विषय वस्तु, जहां पर जो 3 आयाम है उसमें एक आयाम में विषय वस्तु, इसके आयाम में अंतर्गत कुछ तत्व बताए गए हैं। अब कौन कौन से तत्व बताए भैया, इसमें 4 तत्व बताए हैं, इसमें 5 बताए हैं और इसमें 6 बताए हैं। और ये 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 चुक 20 और 20 छंकी 120, 120 के फार्मूले पर ये काम करता है। यदि यहाँ पूछे कि इसमें कुल कितने खंड है तो कुल कितने खंड हो जाएंगे 120, 4, 5 और 6। जैसे कि यहाँ पर इसमें विषय वस्तु में 4 तत्व बताए गए, समक्रिया में 5 बताए, उत्पाद में 6 बताया। कौन कौन से भैया विषय वस्तु में, वो आपको पता होना चाहिए। विषय वस्तु की हम बात करें तो इसमें मैं लिखूंगा तो वैसे समय खराब होगा, मौखिक रूप से बता देता हूं, है ना। इसमें आपका आ जाएगा दृश्य, प्रतिकारात्मक, शाब्दिक और एक और है आपका व्यवहारिक। ये 4 प्रकार बताए हैं, संज्ञान नहीं बताया है। और यही पूछा गया है कि भाई कौन सा तत्व शामिल नहीं है विषय वस्तु में, तो संज्ञान नहीं है। संज्ञान किस में शामिल है भैया, तो ये सक्रिया में। तो एक तो ये हो गया, बाकी 4 के बारे में आपको पता होना चाहिए। संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में पूछ ले, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, ये किसके अंतर्गत आएंगे, कौन से तत्व किसके तत्व है, ये सक्रिया के तत्व, यानी कि 5 तत्व बताए गए हैं। उत्पाद की हम बात करें तो इसके 6 तत्व बताए भैया। कौन कौन से बताए 6 तत्व, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन और निहितार्थ। ये 6 तत्व किसके बताए, 6 तत्व आपके उत्पाद के बताए गए हैं। तो संज्ञान किसके अंतर्गत आएगा, समक्रिया, ऐसा क्रिया के। तो यह आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि एक छात्र परीक्षा में फेल होने पर कहता है कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था और टीचर ने जानबूझकर कठिन प्रश्न दिए थे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह छात्र किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर देखिए सिगमंड फ्राइड के द्वारा पूछा गया है। तो आपने लोमड़ी को देखा, लोमड़ी को सभी ने देखा होगा। लोमड़ी को, लोमड़ी कैसी होती भैया, चालाक होती है ना। यदि उसको अंगूर नहीं मिलते हैं तो क्या कहती है, यानी कि वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो क्या कहती है, भाई अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसा ही यहाँ पर है, पेपर उसको आ नहीं रहा है लेकिन वो क्या कह रहा है, बच्चा फेल हो जाता है कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। इसे सिगमंड फ्राइड के अनुसार छात्र किस रक्षा युक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, ये पूछा गया है। दमन का, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का। किसका कर रहा भैया, वो युक्तिकरण का कर रहा है। किसका, युक्तिकरण का, है ना, जिसमें व्यक्ति अपनी असफलता या फिर कमी को छुपाने के लिए तार्किक लेकिन झूठे बहाने बनाता है। इस प्रकार के प्रयोग, इस प्रकार के रक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, युक्तिकरण कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर दमन की बात करें तो बचपन में हुई किसी घटना की यादों को यदि पूरी तरह से भूल जाए तो उसे क्या कहते हैं, दमन कहते हैं। यानी कि अपनी दर्दनाक यादों या इच्छाओं को बलपूर्वक अचेतन मन में धकेल देना ही क्या कहा जाता है, दमन कहा जाता है। यहाँ पर प्रक्षेपण भी लिखा हुआ है। प्रक्षेपण किसे कहते हैं, यदि एक बेईमान व्यक्ति को लगता है कि दुनिया का हर इंसान बेईमान है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण कहा जाता है। यानी कि अपनी बुरी भावनाओं या दोषों को दूसरों पर थोपना क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण। यानी कि हर एक बेईमान व्यक्ति को क्या लगता है कि दुनिया का हर इंसान क्या है, बेईमान है। यहाँ पर एक और शब्द दिया हुआ है, प्रतिक्रिया निर्माण। ये किसे कहते हैं, तो पहले मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं तो यहाँ पर भी उदाहरण ही बताऊंगा। जैसे कि मन ही मन किसी व्यक्ति से नफरत करना लेकिन उसके सामने बहुत ज्यादा मीठा बोलना और सम्मान दिखाना, इस प्रकार क्या कहेंगे, उसे प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। जैसे कि जो मन में है उसके ठीक विपरीत व्यवहार करना, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। जो मन में है उसके ठीक विपरीत व्यवहार करने को प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, युक्तिकरण यानी कि परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न पूछा गया कि सीखने के वक्र में जब प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है
और समय के साथ धीरे धीरे धीमी होकर एक पठार की ओर बढ़ती है। तो इसे कौन सा वक्र कहेंगे? प्रारंभिक अवस्था में तो गति तेज होती, तीव्र होती है, लेकिन समय के साथ तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो इस पठार को क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए मैं 4 वक्र बना रहा हूं। कितने वक्र बनाऊंगा? 4 है ना। ये छोटे हो सकते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो पहला वक्र है, इसमें जो सीखने की गति वो तेज है, लेकिन फिर क्या धीरे 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 धीमी होती जाती है ना। और दूसरे वक्र की हम बात करें तो पहले इसकी गति कैसी, धीमी धीमी धीमी, उसके बाद कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। उसके बाद में तीसरा वक्र है कि भैया इसमें जो गति है पहले तेज हो जाती, फिर धीरे हो जाती, फिर तेज हो जाती है। यानी कि ये जो आकार है कैसा हो जाएगा आपका, एस प्रकार का आकार हो जाएगा ना। ये ध्यान रखिएगा क्या है, एस बना हुआ है ना। थोड़ा सा मुझे बनने में थोड़ा सा ठीक नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूं। ये एस बना हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पहले तेज हो गई, फिर धीरे हो गई, फिर तेज हो गई और फिर धीरे हो गई, इस प्रकार का वक्र बना हुआ है। और अगला वक्र बना हुआ एक जैसा, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना। यानी कह सकते हैं कि सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती, समान होती है। तो 4 वक्र हैं और ये 4 ही प्रकार के जो वक्र हैं वही मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। अब पूछा क्या गया है कि प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति अत्यंत तीव्र है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये तीव्र है, और समय के साथ साथ कैसी होती जा रही है, धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। तो इस वक्र को क्या कहेंगे भैया? तो याद रखिएगा इस प्रकार के वक्र को कहते हैं उन्तोदर वक्र। क्या कहते हैं? उन्तोदर वक्र कहते हैं। शुरुआत में उत्साह में तेजी गति से होती है और बाद में थकान की कमी से ये धीमी हो जाती है ना। तो यहाँ पर कौन सा वक्र हो जाएगा? ये उन्तोदर वक्र हो जाएगा। अब नतोदर वक्र कौन सा भैया? ये है नतोदर वक्र, यहाँ पर लिख देता नतोदर वक्र। अब ये कैसे हैं? इसमें सबसे पहले जो गति होगी वो धीरे होगी सीखने की, उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, एकदम तेज हो जाएगी। इस प्रकार के वक्र को क्या कहेंगे? नतोदर वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? नतोदर वक्र कहेंगे। आपने साइकिल चलाना सीखी होगी तो पहले धीरे धीरे सीखी होगी, और जब सीख गए तो फिर अच्छे से चलाना सीख गए, पहले धीरे धीरे और फिर तेज, है ना। तो साइकिल का एक अच्छा उदाहरण है। अब मिश्रित वक्र किसे कहते हैं? तो जो नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र दोनों का मिश्रित होता है, यानी कि पहले तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई। जैसे कि टाइपिंग, क्या कह सकते हैं, टाइपिंग। यदि आपने शुरुआत में टाइपिंग सीखी होगी तो धीरे धीरे सीखी होगी, है ना। फिर आपने अच्छे से सीख ली होगी तो आप तेज हो गए होंगे, और जैसे ही तेज हुए और कुछ बीच में आपने गैप दिया, फिर आप धीरे हो गए, फिर आपने सीखा, फिर तेज हो गए, फिर गैप दे दिया, फिर धीरे हो गए। तो इस प्रकार का जो वक्र होगा ये मिश्रित वर्ग होगा, मिश्रित वक्र, है ना, जो कि धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, है ना। इस प्रकार का वक्र क्या कहेंगे? मिश्रित वक्र। सरल रेखी वक्र, एक समान चलना, जो कि मानव जीवन में तो संभव है नहीं भैया। एक ही समान, रोज एक ही काम करना, रोज ही एक काम करना सुबह शाम तक, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यह मानव जीवन में तो संभव नहीं है। लेकिन यदि पूछे कि एक समान चलना कौन सी रेखी वक्र है, तो वह सरल रेखी वक्र है ना। तो चारों के बारे में आप समझ गए होंगे, इन चारों के बारे में, है ना। ठीक, आ गया समझ में आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? उन्तोदर वक्र हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण पूछा गया है, किसके द्वारा किया गया? देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है टीएटी। ये बहुत बार पूछा गया, चाहे यूपीटेट एग्जाम हो या फिर एनईटी एग्जाम हो, टीएटी के बारे में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, है ना। याद रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और इसे टीएटी कहते हैं। देखिए, एक होता टीएटी और एक होता सीएटी, दोनों अलग अलग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, इसे व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि कहा जाता है, और इसके निर्माण के बारे में पूछा गया है। हरमन रोसा है, लियोपोल्ड बेलक है, मार्गन एवं मरे हैं, या फिर कार्ल जुंग है। यहाँ पर देखिए कुछ विधियों के बारे में मैं आपको लिखकर बताऊंगा, है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले हो गया आपका टीएटी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। उसके बाद हो गया आपका स्याही धब्बा परीक्षण, यहाँ पर लिख देता हूं स्याही धब्बा परीक्षण, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध, इसे मैं बोलूंगा सीएटी, आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते बाल अंतर्बोध परीक्षण। क्या होगा? बाल अंतर्बोध, इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? सीएटी, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। क्या कहेंगे इसको? सीएटी का पूरा नाम क्या होगा? चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। याद रखिएगा, एक होता है शब्द साहचर्य परीक्षण। क्या होगा? एक शब्द साहचर्य परीक्षण,
अब मैंने यहाँ पर ये 4 परीक्षण क्यों लिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 4 नामों से इनका संबंध है और इन चारों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछा गया, टीएटी परीक्षण के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये दिया गया है मार्गन एवं मरे के द्वारा। कब दिया गया है, यदि सन पूछे तो याद रखिएगा 1935 में दिया। कब दिया गया, 1935 लिखा हुआ है ना, 1935 में। इनके कार्डों की संख्या कितनी होती भैया, टोटल 31 होती। कितनी, 31। 30 + 1 टोटल कितनी हो गई, 31। 30 + 1 क्यों होगी, क्योंकि 30 में चित्र बने होते हैं और एक जो होगा ये कैसा होगा, खाली होगा। जो 30 में चित्र बने होंगे इनको देखकर ही जो एक खाली है इसमें कहानी, जो चित्र बने हुए हैं उनके हिसाब से कहानी लिखनी होती है, जो खाली बचा हुआ कार्ड है उसमें, है ना, व्यक्ति को। तो ये जो परीक्षण दिया किसके द्वारा दिया गया, मार्गन एवं मरे के। अब यहाँ पर हरमन रोसा, लियोपोल्ड बेलक और कार्ल जूंग भी लिखा हुआ है। तो हरमन रोसा द्वारा कौन सा परीक्षण दिया है, तो इनके द्वारा दिया गया भैया स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो आपके जो कार्ड है उसकी संख्या कितनी होती, 10 होती। कितनी होती भैया, 10 होती है। और उसमें जो कार्ड होते हैं उसमें स्याही के धब्बे बने होते हैं और उन स्याही के धब्बे को देखकर ही पता करना होता है कि इसमें इंसान के चित्र बने हैं या फिर जानवर के, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें 10 चित्र बने होते हैं। अब यहाँ पर सीएटी बाल अंतर्बोध परीक्षण भी लिखा हुआ है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा सीएटी यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया। इसमें भी इंसानों की जगह जानवरों के चित्र बने होते हैं। ये 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के काम आते हैं और उसमें जो चित्र बने होते हैं उनको दिखाकर एक कहानी बनाना होता है कि भाई शेर बता दिया, चूहा बता दिया, इनसे संबंधित एक कहानी बनाना होता है। और वो कौन सा परीक्षण होता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी होता है और लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया है। कार्ल जूंग की हम बात करें तो इनके द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया भैया, शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन सा, शब्द साहचर्य परीक्षण। इसमें क्या होता है भैया, तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं और जो मानसिक उलझन होती है उसको उजागर करना होता है। कौन से परीक्षण का, शब्द साहचर्य परीक्षण, जो कि कार्ल जूंग द्वारा दिया गया। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पूछे तो मार्गन एवं मरे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि स्मृति की प्रक्रिया में जब पहले से सीखा गया पुराना ज्ञान नए ज्ञान को याद करने या सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, स्मृति की प्रक्रिया में जब पहले से सीखा गया ज्ञान, जो पुराना ज्ञान नए ज्ञान को याद करने में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहेंगे, पूर्व लक्ष्य अवरोध, अग्र लक्ष्य अवरोध, समन या फिर अवनति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जब पुरानी यादें नई यादों को दिमाग में टिकने नहीं देती है, यानी कि पुराना ज्ञान आगे बढ़कर नए ज्ञान को रोकता है, तो इस प्रकार के अवरोध को कहते हैं अग्रलक्षी। क्या कहेंगे भैया, इसको अग्रलक्षी कहेंगे। जैसे कि आपने जनवरी में अपना नया मोबाइल नंबर लिया था, लेकिन जब कोई आपसे आपका नंबर मांगता है तो आपके मुंह से अचानक जो पुराना नंबर आपके पास था वही निकल जाता है, यानी कि जो नया नंबर है वो याद नहीं आएगा, जो पुराना नंबर है वो आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। यानी कि इसे क्या कहा जाएगा, अग्रलक्षी अवरोध कहा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 और दिए रखे हैं, पूर्व लक्ष्य अवरोध, समन और अवनति। ये क्या है भैया, तो पूर्व लक्ष्य अवरोध किसे कहते हैं, तो जब नया ज्ञान पीछे जाकर पुराने ज्ञान को भुला देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब नया ज्ञान पीछे जाकर पुराने ज्ञान को भुला देता है, यानी कि आपने तीसरी कक्षा में संस्कृत सीखी और चौथी में फ्रेंच सीख ली, जब आप फ्रेंच के चक्कर में संस्कृत के पुराने शब्द भूल जाते हैं तो इस प्रकार के अवरोध को क्या कहेंगे, पूर्व लक्ष्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। जब पुरानी यादें नई यादों को दिमाग में टिकने नहीं देती, यानी कि पुराना ज्ञान आगे बढ़कर नए ज्ञान को रोकता है, तो उसे अग्रलक्ष्य अवरोध कहते हैं। और जब नया ज्ञान पीछे जाकर पुराने ज्ञान को भुला देता है तो उसे पूर्व लक्ष्य अवरोध कहते हैं। दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने दोनों को आराम से इत्मीनान से उदाहरण देकर आपको समझा दिया है। अब समन और अवनति किसे कहते हैं, समन यानी कि जानबूझकर किसी विचार को याद ना करने की कोशिश करना, जैसे कि किसी बुरी घटना को याद ना करने के लिए अपना ध्यान टीवी देखने में लगा देना। जैसे कि हमें कोई सी चीज बार बार याद आ रही है लेकिन हम उसे भूलना चाह रहे हैं, कैसे भूलेंगे, हम किसी चीज में ध्यान लगा देंगे, जैसे टीवी देखने लग गए। तो इस प्रकार जानबूझकर किसी विचार को याद न कर पाने की कोशिश करना, इसे क्या कहते हैं, समन कहा जाता है भैया। अवनति किसे कहते हैं, अवनति भी विकल्प में है। तो समय बीतने के कारण यादों का अपने आप धुंधला पड़ जाना, है ना, जैसे यानी कि स्मृति चिन्ह मिट जाना। समय बीतने के कारण यादों का अपने आप धुंधला पड़ जाना,
जिसे इसे क्या कहते हैं, अवनति कहते हैं। जैसे कि 10 साल पहले किसी पार्टी में पहने गए जो कपड़े हैं उनका रंग हम अधिकतर भूल जाते हैं कि हमने क्या पहना था, कौन सा रंग पहना था, है ना, कौन से रंग के कपड़े पहने थे। तो ये क्या होता है, अवनति होता है। तो मुझे लगता है हमने चारों के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया, उदाहरण देकर भी समझाया है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल विकास के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफी प्रसिद्ध कथन है। तो ये किसके द्वारा दिया गया भैया, जिन पियाजे, हरलॉक, स्किनर या फिर वाटसन। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जो विकास है वो किस प्रकार का है, सतत यानी कि निरंतर चलने वाला है, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, पहले उदाहरण बता देता हूं, फिर हम यहाँ पर आंसर की ओर देखेंगे कि अब बच्चा जब पैदा होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं पैदा होने के बाद वो वाक्य सीख लेता डायरेक्ट, नहीं। पहले वो अक्षर सीखेगा। क्या सीखेगा, अक्षर। फिर वो शब्द बनाना सीखेगा और फिर वो वाक्य बनाना सीखेगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है ना, सतत प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है। या फिर कह सकते हैं कि व्यवहार और विकास अचानक नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर्यावरण और अनुभव के साथ धीरे धीरे और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया कि विकास एक निरंतर यानी कि सतत और धीमी प्रक्रिया है। B.F. स्किनर का कहना है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक बच्चा जो शारीरिक रूप से गतिक कौशल यानी कि मोटर स्केल में तालमेल बिठाने में गंभीर कठिनाई महसूस करता है, क्या करता है भैया? जैसे कि वो शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता है, जूते के फीते नहीं बांध पाता है, तो वहां किस विकार से ग्रसित है, इसके बारे में आपको बताना है। डिसलेक्सिया से, डिस्प्रेक्सिया से या फिर डिसग्राफिया से। यहाँ पर देखिए शर्ट के बटन नहीं बंद कर पा रहा है, जूते के फीते नहीं बांध पा रहा है। यहाँ पर देखिए उदाहरण देकर भी आपको समझाया है। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ, एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको। जैसे कि 8 साल का बच्चा है, वो किसी भी चीज को यदि हाथ में पकड़ता है तो हाथ में पकड़ नहीं पाता है, उसे गिरा देता है। कैंची से कागज यदि उसको काटना होता है तो काट नहीं पाता है। केच पकड़ना होता है, गेंद को पकड़ना होता है तो नहीं पकड़ पाता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो किससे ग्रसित होता है, तो वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है। किससे होता है भैया, वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है। डिसलेक्सिया किससे भैया, ये पठन विकार है ना। यहाँ पर ये डिसग्राफिया ये लिखने वाला विकार है, लिखने संबंधित विकार है। डिस्फेजिया क्या है, भाषाई विकार है। तो इनके तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, जिसे अधिगम और अभिप्रेरणा का एक प्रमुख गणितीय सिद्धांत माना जाता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सीधे सीधे प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भैया? अब्राहम मैस्लो, हल के द्वारा, मैकडूगल या फिर लेविन। तो हमेशा याद रखिएगा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये हल द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? हल द्वारा। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं कि यदि आपको भूख लगी हुई, क्या लगी हुई भैया? आपको भूख लगी हुई है। तो भूख लगने के, यदि आपको भूख लगी तो आप क्या करेंगे भैया? खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खाना बनाकर खाएंगे और भूख को शांत करेंगे। यानी कि आपको किसकी आवश्यकता है? यदि भूख लगी तो खाने की आवश्यकता है ना, नीड है खाने की। तो यही इनका सिद्धांत बताता है कि जब चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, तब कुछ सीखता है या काम करता है जब उसके शरीर में कोई जैविक आवश्यकता उत्पन्न होती है या एक तनाव या प्रनोद पैदा करते हैं, जिसे सीखने का उद्देश्य उस तनाव को कम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको भूख लगती है तो क्या करेंगे? आप खाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता है खाने की। तो यही इनका सिद्धांत बताता है ना। अब्राहम मैस्लो की हम बात कर ले भैया, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो याद रखिएगा इनके द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया। कौन सा लिख देता हूं, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है ना, याद रखिएगा। कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इनके ही द्वारा दिया गया था। और इनका क्या कहना था भैया? तो इनका कहना था या फिर इनका ये मानना था कि इंसान पहले रोटी कपड़ा यानी कि शारीरिक जरूरतें पहले ढूंढता है, उसके बाद समाज में सम्मान ढूंढता है। पहले अपनी आवश्यकता पूरी करता है, शारीरिक जरूरत पूरी करता है। कौन कहता है? अब्राहम मैस्लो। और उनका कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। पहले अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करेगा, उसके बाद सम्मान ढूंढेगा समाज में, है ना। ये कौन कहता है? अब्राहम मैस्लो। यहाँ पर विलियम मैकडूगल के बारे में आपको सभी को पता होगा, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। कौन सा भैया? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकडूगल के द्वारा। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 प्रवृत्तियां, सॉरी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, जिसके बारे में सभी को पता है। कर्ट लेविन द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो इनके द्वारा याद रखिएगा क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है। क्षेत्र का सिद्धांत, है ना।
तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, और दोनों में मैंने अंतर भी बता दिया आपको, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, है ना। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का मुख्य अर्थ क्या है। यहां पर देखिए मुख्य अर्थ आपको बताना है क्या है भैया। शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना और छात्रों का मौन रहकर सुनना, छात्रों का एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके सीखना, शिक्षक और छात्रों या फिर साथियों के बीच संवाद या सहयोगात्मक समूह कार्य द्वारा सीखना, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से बिना शिक्षक से सीखना। तो यहाँ पर मैं एक पहले बता दूं कि बहुत पहले भी हम बता चुके हैं, यदि आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, पहले से वीडियो देख रहे हैं, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या फिर एनएटेट एग्जाम के, हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और उसमें हमेशा बताते हैं कि जहां पर केवल शब्द आ जाए वो हमेशा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा। यदि आपका प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया, पॉजिटिव क्या होता है, यदि प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो ये नेगेटिव प्रश्न है, और नहीं पूछा गया जैसे कि यहाँ पर पूछा गया ना पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का मुख्य अर्थ क्या है, तो ये पॉजिटिव प्रश्न है। यदि यहाँ पर पूछते कि पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का मुख्य अर्थ कौन सा नहीं है, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव प्रश्न है क्योंकि नहीं पूछा गया है। और विकल्प में केवल दे दे कि शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देता है, तो हमेशा ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रश्न पॉजिटिव है और यदि विकल्प में केवल दे रखा है तो हमेशा वो विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे वो 3 विकल्प केवल दे रखा हो, 2 विकल्प में दे रखा हो, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला विकल्प तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। इसमें पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का मुख्य अर्थ पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों या फिर जो साथी होते हैं इनके बीच संवाद और सहयोगात्मक समूह कार्य द्वारा सीखना। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। यहां पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। अब पूछा गया है इनके द्वारा कि इनके अनुसार मानव बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, द्विकारक, 7, 120 या फिर त्रिआयामी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, समूह कारक सिद्धांत दिया है इनके द्वारा, है ना। तो थर्स्टन द्वारा बुद्धि को कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता का समूह बताया है, 7। कितनी बताया भैया, 7 स्वतंत्र प्राथमिक मानसिक योग्यता का समूह बताया है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। अब 7 कौन कौन सी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना, 7 कौन कौन सी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपका शाब्दिक आ जाएगा, गिन लीजिएगा। पहला है शाब्दिक, लिखूंगा टाइम आपका खराब होगा, मौखिक रूप से मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहला है शाब्दिक, दूसरा है तार्किक, तीसरा है स्थानिक, चौथा है संख्यात्मक, 5वां है स्मृति, छठा है वाक्पटुता जिसे बोलने की क्षमता कहा जाता है ना, और 7वां है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। कौन सा है, 7वां प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक है। तो ये जो 7 प्रकार के बुद्धि बताई गई है किसके द्वारा बताई गई, थर्स्टन के द्वारा बताई गई है। उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, समूह कारक सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर द्विकारक के बारे में बात करें तो चाहे द्विकारक के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक के बारे में पूछे, किसके द्वारा दिया गया भैया, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, स्पीयरमैन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, ये याद रखिएगा। यदि 120 मॉडल की बात करें, हमने 3D मॉडल के बारे में बात बताई थी आपको, क्या बताया था उसमें, कौन सा सिद्धांत काम करता है उसमें, 5 × 4 × 6, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये किससे संबंधित है, आपका 3D मॉडल है ना, बुद्धि संरचना मॉडल। यहाँ किसके द्वारा दिया गया है, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है ना। और बुद्धि के कुल कितने खंड बताए इनके द्वारा, 120 खंड बताए। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में आपको बता चुका हूं। त्रिआयामी सिद्धांत है ना, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ये इसी की बात करता, दोनों एक ही हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना 120 खंड, ये दोनों एक ही हैं, खंड 120 बताए हैं। और इनके द्वारा सिद्धांत कौन सा दिया गया भैया, गिलफोर्ड के द्वारा त्रिआयामी यानी कि 3D जो सिद्धांत, इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये इनके ही द्वारा दिया गया था। और कितने आयाम बताए थे, 3 आयाम बताए थे, मैंने आपको बताया था, विषय वस्तु, सक्रिया और उत्पाद, या फिर 3 बुद्धि बताई थी, 3 प्रकार की बुद्धि। तो दोनों एक ही है ना, इसी के अंदर ये 120 खंड बताए इनके द्वारा, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 13वां प्रश्न, 14वां और 15वां, ये 3 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण से मिलेंगे। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कम से कम
एक सब्जेक्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप पहले से ही तैयार रहिए, पूछे ही जाएंगे, है ना। तो अभिकथन और कारण बहुत सारे बच्चों को आते नहीं है सोल्व करना, कैसे करेंगे ये आपको मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। उसके बाद में ये थोड़ा सा ए हमारा यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसके बारे में बता दूंगा। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर अभिकथन ए दे रखा है कि मैंने खाना बनाया। क्या बनाया भैया? खाना बनाया। कारण क्या है? भूख लगी थी। क्या है कारण? भूख लगी थी। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या भैया? ए और बी सही है। ए आर और ए की व्याख्या कर रहा है क्या? ए बी नहीं, ये आर है ना। तो यहां पर देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, कैसे करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बीच में क्योंकि लगा लीजिएगा। खाना बनाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यानी कि जो अभिकथन है ये इस कारण से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो अभिकथन दे रखा है उसका कारण एग्जैक्टली होना चाहिए कि हाँ भैया इस कारण से ये अभिकथन है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी करता होगा। जैसे कि यहाँ पर खाना क्यों बनाया भैया? क्योंकि उसे भूख लगी थी। क्योंकि लगा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर समझ पाएंगे। खाना बनाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। यदि यहाँ पर आर आपको गलत लग रहा है कि भाई आर गलत है, तो ए सही है आर गलत है, और यहाँ पर सिर्फ इतना ही यहाँ आएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है ना। आपको ए गलत लग रहा, आर सही लग रहा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कह सकते कि ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लगा लीजिएगा, एक सरल सा थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देकर मैंने समझाया था, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे, यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैं प्रश्न करूंगा वैसे वैसे भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे ना। चलिए यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा भैया? अभिकथन का कहना है कि बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन देने से बच्चे द्वारा किसी वांछित अनुक्रिया की व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अभिकथन का कहना है भैया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, चाहे वो नकारात्मक पुनर्बलन हो या फिर सकारात्मक पुनर्बलन, दोनों में बच्चा क्या है, इसमें देखिए व्यवहार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? व्यवहार की बात की गई। सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? हमेशा व्यवहार को बढ़ाना होता है। क्या होता है? व्यवहार को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर भी व्यवहार बढ़ाया जा रहा है, तो आपका जो अभिकथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए तो सही हो गया। कारण क्या है इसका? कि सजा और नकारात्मक पुनर्बलन मनोविज्ञान में एक ही अवधारणा के दो अलग अलग नाम है क्या? क्या ये कारण सही साबित हो रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये कि सजा और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग है, एक ही अवधारणा के दो अलग अलग नाम नहीं है। क्या है? दोनों ही ये अलग अलग है। कैसे भैया अलग अलग? यहाँ पर देखिए सजा और नकारात्मक पुनर्बलन बिल्कुल अलग है, क्योंकि सजा का उद्देश्य किसी व्यवहार को घटना को रोकना होता है, जबकि पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार को बढ़ाना होता है, चाहे वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक। अभी मैंने आपको बताया था दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक ही अवधारणा के दो अलग अलग नाम है क्या? नहीं है। इसका मतलब आर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ए और आर दोनों, सॉरी ये नहीं, क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये यदि विकल्प होता तो मैं यहाँ पर बता देता, आगे आएगा मैं समझा दूंगा कौन सा विकल्प होगा। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना होता है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा भैया? कि विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत यहाँ स्पष्ट करता है कि बच्चे का शारीरिक विकास शरीर के केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर की ओर यानी कि बाहों और उंगलियों तक होता है। क्या ये सही है? यदि सही है तो क्या है कारण इसका? कि बाल विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से यादृच्छिक यानी कि रैंडम, अनिश्चित और अप्रत्याशित होती है, जिसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। क्या ऐसा है क्या? तो यहां पर देखिए हम अभिकथन देखें तो विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत के बारे में पूछा, समीप से दूर की ओर, है ना। तो बिल्कुल ये स्पष्ट करता है कि बच्चे शारीरिक विकास शरीर के केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर की ओर यानी कि बाहों और उंगलियों तक होता है। तो जो समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत के बारे में बताया है ये बिल्कुल सही है, यानी कि आर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसमें बच्चा पहले अपनी पूरी बाहें यानी कि कंधे से हिलाना सीखता है, उसके बाद वहां उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखता है ना। ये इसका विश्लेषण हो गया। अब यहां पर बात करें कारण की।
कि बाल विकास की प्रक्रिया पूरी तरह यादृच्छिक होती है क्या, रैंडम तरीके से होती है क्या, ये होता है क्या, अनिश्चित होती है क्या, अप्रत्याशित होती है क्या, कोई निश्चित क्रम नहीं होता है क्या विकास का, बिल्कुल बिल्कुल होता है विकास का निश्चित क्रम। तो आपका कारण क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसे कोई मुझे नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता है। ये है ना एक नॉर्मली प्रश्न था और इसके बारे में आप सभी को पता होगा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा भैया, ए तो सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, एक निश्चित क्रम होता है बच्चे का, जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है। दुनिया का हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद ही चलना सीखेगा। ये क्रम से काम होता है ना, क्रम वाइज काम होता है, निश्चित क्रम नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है ना बाल विकास में या फिर बच्चे का विकास में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये भी क्या है आपका अभिकथन और कारण से संबंधित ही प्रश्न है। अभिकथन क्या कहता है भैया यहाँ पर कि थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में प्रभाव का नियम यहां बताता है कि यदि किसी कार्य को करने के बाद संतोष प्राप्त होता है तो उस कार्य को सीखने की संभावना प्रबल हो जाती है। या कह सकते हैं कि भाई थॉर्नडाइक द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है या फिर मुख्य नियम बताए गए हैं, 3 नियम बताए गए इनके द्वारा, उसमें से मुख्य नियमों में है प्रभाव का नियम। कौन सा है, प्रभाव का नियम। उसका यहाँ पर व्याख्या पूछी बताई गई कि ये जो व्याख्या है क्या सही है क्या, ये सीधे सीधे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो मुख्य नियम है प्रभाव के नियम के बारे में बताया है क्या सही है क्या, कि यदि किसी कार्य को करने के बाद यदि हमें संतोष प्राप्त होता है तो उस कार्य को सीखने की संभावना प्रबल हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। और ये कौन कहता है भैया, प्रभाव का नियम कहता है। किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कारण देख लेते भाई, कारण क्या है। यहाँ पर इवान पावलोव के बारे में बताया गया कारण की, कारण क्या है कि इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत केवल जानवरों पर लागू होता है और उसका मानव अधिगम या फिर बाल मनोविज्ञान में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। क्या ऐसा है क्या। पहली बात यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से संबंध ही नहीं है। तो पहले तो आपका ए और आर वैसे ही ए सही है, लेकिन आर क्या सही है क्या नहीं है। देखिए इसमें भी एक ऐसा डाउट होता है कि ए भी सही होता है और बी भी सही होता है, सॉरी आर भी सही होता है वहां पर, लेकिन इन दोनों में तालमेल नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाता है वहां पर कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसा भी यहाँ पर विकल्प होता है, जैसे कि ये लिखा बी वाला विकल्प कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये अभी आंसर नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तो देख लेते भैया इवान पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है इनके द्वारा कौन किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था इनके द्वारा, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते पर प्रयोग किया है पर जानवरों पर प्रयोग किया तो मानव अधिगम या फिर बाल विकास में का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। तो आपका जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सही आंसर क्या होगा आपका, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर भी आपका सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये टोटल 15 प्रश्न थे आपके बाल विकास के, है ना। इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे। हिंदी के प्रश्न, हिंदी लगभग 12 से 13 प्रश्न, लगभग 2 ही प्रश्न होंगे, है ना, शिक्षा शास्त्र के, बाकी हिंदी के रखे हैं। तो टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हिंदी के। तो इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं, दूसरा भाग है ये, है ना, ऐसे 4 भाग है टोटल। पहला प्रश्न पूछा गया है हिंदी में कि व्यंजन संधि के एक विशिष्ट नियम के अनुसार यदि ता और दा के बाद सा आए तो ता दा का क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, और शा का छा बन जाता है। तो इस नियम का सटीक पालन निम्नलिखित में से किस शब्द के संधि विच्छेद में हुआ है। वैसे तो यदि प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन 4 विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो आंसर बहुत आसान है निकालना, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे, समझ के आधार पर बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नियम है ये काफी जटिल है व्यंजन संधि का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि यदि विशिष्ट नियम के अनुसार यदि ता और दा के बाद क्या आना चाहिए, शा आना चाहिए। तो यहां पर देख ले भैया, ता और दा के बाद सा आए तो ता और दा के बाद देखिए यहाँ पर दा है ना, सॉरी ता है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर ता, कहीं दा नहीं है तो कोई बात नहीं, ता और दा दोनों में से एक होना चाहिए। तो आपका विकल्प ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन तीसरा वाला नहीं हो सकता, है ना। आगे देखते हैं। आगे इसका कहना है तो ता और दा का क्या बन जाएगा, यहां पर देख लेते, ता और दा का क्या बन रहा है, यहां पर चा बन रहा है ना। और शा का क्या बन रहा है, यहां पर सा का छा बन रहा है।
तो अब यहां पर बात की जा रही है भैया कि ता और दा का च बनेगा और शा का छा हो जाता है। इस नियम का सटीक पालन निम्नलिखित में से किस शब्द के संधि विच्छेद में हुआ है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो यहां पर बात करें तो ता और दा के बाद शा आना अति आवश्यक है। तो क्या ता के बाद सा आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है ना, या ता या दा के बाद क्या आना चाहिए? सा आना चाहिए, लेकिन पहले वाले विकल्प में नहीं आ रहा है, तो पहला यहां पर गलत हो गया। क्या ता और ता के बाद सा आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका विकल्प सही हो सकता है, लेकिन और देख लेते, ये तो पहले ही गलत हो गया। क्या ता के बाद सा आ रहा है? क्या यहाँ पर भी ना आ रहा है, लेकिन तो ये वाला विकल्प भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सही कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, वैसे कभी कभी दो विकल्प दे दे तो इसका क्या समाधान है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहां पर बात की जा रही है कि ता और दा का क्या बन जाएगा? ता और दा के बाद क्या आना चाहिए? सा आना चाहिए, तो हमें पता चल गया कि भाई बी वाले विकल्प में है ना। तो यहां पर ता और दा का क्या बन जाएगा? चा बन जाएगा। यहाँ ता का क्या बन जाएगा? चा बन जाएगा, है ना। और शा का क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा। तो आधा चा और चा, और ये जो मात्रा चढ़ी हुई है, ये मात्रा आप ऐसे चढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तच्छी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो बी वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शिव, और इसे कहेंगे तच्छिव, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, दूसरा प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, एक मिनट, कि सामाजिक पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समाज का उपभेद इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण नहीं बल्कि समाहार द्वंद्व को दर्शाता है? कौन सा है? राम पिता, राम लक्ष्मण, हाथ पांव, या फिर राधा कृष्ण? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि भैया इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं और समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं। ये दो द्वंद्व यहां पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उपभेद है? इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, है ना। ये तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दोनों समाज का उपभेद है इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। यहाँ पर पूछा गया है कि द्वंद्व समाज के उपभेद इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण कौन सा नहीं है बल्कि किसका उदाहरण होना चाहिए? वो समाहार द्वंद्व का उदाहरण होना चाहिए। अब यहाँ पर समाहार द्वंद्व को दर्शाने वाला उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले हम समाहार द्वंद्व को समझेंगे क्या होता है। समाहार द्वंद्व का मतलब होता है कि जहां दोनों पद मिलकर अपने अर्थ के अलावा अपने ही जैसे अन्य समूह का भी बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए माता पिता करवा रहे हैं क्या? तो माता अलग है, पिता अलग है, राम अलग है, लक्ष्मण अलग है, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, लेकिन हाथ और पांव, आप हाथ और पांव को देखोगे तो हाथ और पांव का अर्थ केवल हाथ और पैर नहीं होते। यहाँ पर संपूर्ण शरीर की बात की गई है, या फिर कह सकते हैं कि मुसीबत में उसके हाथ पांव फूल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ और पांव कर, तो पूरे शरीर संतुलन यहाँ पर बनाए रखने की बात की जा रही है, पूरे शरीर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जहां दोनों पद मिलकर अपने अर्थ के अलावा अपने ही जैसे अन्य समूह का भी बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समाहार द्वंद्व कहा जाता है। तो समाहार द्वंद्व कौन सा हो जाएगा आपका? हाथ और पांव हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं भैया? इतरेतर द्वंद्व, ये इतरेतर द्वंद्व जो होते हैं वो दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, इसमें वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि माता और पिता, दोनों पद आपके अलग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, माता और पिता दोनों अलग अलग है ना। यानी कि ये जो पद है वो स्वतंत्र है, तो ये किसके अंतर्गत चले जाएंगे? ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? इतरेतर द्वंद्व का हो जाएगा। ये भी इतरेतर द्वंद्व का है, ये भी इतरेतर द्वंद्व का है। जो हाथ और पांव है किसका है? समाहार द्वंद्व का है ना। समझ गए आप? यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इनको मिटा के सही कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथ और पांव हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास और भक्ति काल की शाखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, या फिर कौन सा वाक्य कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ये पूछा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास जी, या फिर राम भक्ति शाखा के नाबादास। सही आंसर क्या हुआ? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास जी प्रवर्तक नहीं है। ये किसके हैं भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के, इसके राम भक्ति शाखा के ये प्रवर्तक है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? तो आपको सभी को पता होगा भैया, काफी पॉपुलर है। कौन कौन है? सूरदास जी है ना, मीराबाई और
रस खान जी, है ना। ये तीनों के बारे में मैं बता रहा हूँ, तीनों किसके हैं भैया, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं ना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ पर ज्ञान मार्ग की शाखा कबीरदास जी, बिल्कुल सही है। प्रेमाश्रयी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और राम भक्ति शाखा रामादास, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा युग्म सुमिलित नहीं, ये पूछा गया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के ध्वनि विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यंजन की पहचान अघोष, महाप्राण और मूर्धन्य के रूप में की जाती है? तो यहां पर आप देखेंगे सीधा सीधा पूछा गया है कि वो कौन सा अक्षर है यहाँ पर इन चार अक्षरों में से, जो अघोष भी है, महाप्राण भी है और मूर्धन्य भी है, वो कौन सा अक्षर है, सीधा सीधा ये पूछा गया है इसमें, है ना। तो कौन सा होगा भैया, वो अघोष, महाप्राण और मूर्धन्य, वो एक शब्द होगा आपका ठा। कौन सा होगा, ठा। आप देखेंगे अघोष में भी आएगा, महाप्राण में भी आएगा और मूर्धन्य में भी आएगा, है ना। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस प्रसिद्ध काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? यहाँ पर देखिए अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय और उपमान के बीच का भेद पूरी तरह मिटा दिया जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर अंबर को ही पनघट मान लिया, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर को क्या मान लिया गया, यहाँ पर पनघट मान लिया गया है ना। तारों को ही घटा या फिर घड़ा मान लिया गया, तारा घट उषा नागरी, यहाँ पर तारा को क्या मान लिया गया है, घट या फिर घड़ा मान लिया गया है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, एक जैसे कि यहाँ पर उषा भी लिखा हुआ है, उषा मीन्स क्या होता है, सुबह होता है। को ही स्त्री, नागरी, स्त्री को ही क्या कहा जाता है, नागरी कहा जाता है। तो उषा को ही यहाँ पर क्या मान लिया गया है, स्त्री मान लिया गया है। तो यहां पर देखेंगे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, जहां उपमेय और उपमान के बीच का भेद पूरी तरह मिटा दिया जाए और दोनों को एक ही मान लिया जाए, है ना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया, जैसे कि एक और उदाहरण में आपको बता देता हूं कि मैया में तो चंद्र खिलौना लायो, क्या है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है, इस वजह से इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए, शब्द विचार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव का युग्म दे रखा है और व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, ये सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपाध्याय को ओझा बिल्कुल सही है, हरिंद्रा का हल्दी बिल्कुल सही है, पर्यक का पलंग बिल्कुल सही है। एक तरफ तत्सम दे रखे शब्द, एक तरफ तद्भव दे रखे, तो ए सी और डी सही है, लेकिन बी गोधुम, गोधुम का मतलब गाय नहीं होता है, गोधुम ये तत्सम शब्द है और गोधुम का हिंदी अर्थ होता है गेहूं, क्या होता है, गेहूं होता है, ना कि गाय होता है। गाय का होता है गो का मतलब होता है गाय, यानी कि एक तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है ना। तो यहाँ पर तत्सम रूप क्या है, गो का मतलब गाय का गो है और गोधुम का गेहूं, तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया था, तो वो आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में ठीक 3 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग दे रखा है, एक उपसर्ग है जिसमें एक शब्दांश दिया हुआ है जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, या जैसे कि आप सभी को पता वो उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं, शब्द के पहले, है ना। बाद में कौन जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है ना। तो हम यहाँ पर उपसर्ग की बात की जा रही है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में ठीक 3 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग, 3 उपसर्ग किस में है, एक शब्दांश में, दुर्व्यवहार में, पर्यावरण में, असुरक्षित में या फिर प्रत्यालोचना में, क्या है सही आंसर? तो यहां पर हम देखेंगे दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में अब क्या क्या है भैया, देखिए ये बना हुआ है दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार, ठीक, ये तीनों क्या है, ये तीनों उपसर्ग है, क्या है, तीनों उपसर्ग है, और हार क्या है, तो ये मूल शब्द है, क्या है, ये मूल शब्द है। तो यहां पर 3 उपसर्ग के बारे में पूछा गया था, तो आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक,
आगे समझ में आपको। यहाँ पर यदि हम पर्यावरण की बात करें तो ये परि प्लस आ प्लस वर्ण से, तो परि और आ दो शब्द है यहाँ पर, उपसर्ग है ना, वर्ण आपका मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर असुरक्षित की हम बात करें तो असुरक्षित में आ प्लस सु प्लस रक्षित, आ और सु ये भी आपके दो उपसर्ग, यहाँ पर तीन उपसर्ग की बात की जा रही है। प्रत्यालोचन की हम बात करें, प्रत्यालोचना की हम बात करें तो प्रति प्लस आ प्लस लोचन, प्रति और आ दोनों क्या है, उपसर्ग है, और लोचना क्या है यहाँ पर, उसका मूल शब्द है। यानी कि यहाँ पर भी दो उपसर्ग आए हुए, तीन नहीं आए हुए, तीन किस्म आए हुए हैं, दुर्व्यवहार में आए हुए हैं, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध और व्याकरण सम्मत है, कौन सा शुद्ध व्याकरण है, ये पूछा गया सीधा सीधा। तो यहां पर हम देखेंगे, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, क्या यह सही है? परशुराम की क्रोधाग्नि से छत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या फिर वहां अकेलो लोग उपस्थित है। तो वहां अकेले लोग उपस्थित है, ये डी वाला विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि शुद्ध पूछा गया है ना, तो डी वाला विकल्प तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि गलत है। अब हम यहाँ पर पहले वाले विकल्प से चलते हैं। पहले विकल्प में क्या लिखा हुआ है कि खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, ये क्या है भैया, एक अशुद्ध वाक्य है ये। अब कैसे है अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध क्या है इसका भैया, खेतों में लंबे लंबे की जगह क्या जाएगा, लंबी लंबी, क्या जाएगा, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, क्योंकि घास क्या है, एक स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, घास एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, ना कि खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, बिल्कुल आपका जो बी वाला विकल्प है बिल्कुल शुद्ध है ना, जो बी वाला विकल्प है ये शुद्ध है, लेकिन सी और डी को भी देखना जरूरी है, डी तो हमारा गलत हो गया। सी को देख लेते हैं, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, क्या यह सही है क्या? तो यहां पर आप देखेंगे, इसका शुद्ध वाक्य देख लेते पहले, है ना, क्योंकि ये तो गलत है। शुद्ध वाक्य होगा वृक्ष पर कोयल कूक रही है। वृक्ष पर, देखिए यहाँ पर कोयल क्या है, एक है, तो एक कोयल दो तीन चार पांच वृक्ष पर या फिर एक से अधिक वृक्ष पर तो दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोयल यानी कि एक वचन की बात हो रही, एक कोयल की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वृक्ष पर कोयल कूक रही, ना कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो तीसरा वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ठीक, डी वाला तो हम पहले ही गलत कर चुके हैं, तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में वचन के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा? प्राण, जनता, पानी, भीड़, कौन सा है, फटाफट बताइए। देखिए हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा प्राण, प्राण के साथ साथ दर्शन, उसके साथ साथ आंसू, उसके साथ साथ आपका होश, हस्ताक्षर और बाल। जो बाल होते हैं ये भी क्या है, एक बहुवचन शब्द। तो याद रखिएगा, प्राण के साथ साथ दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर और बाल, ये सभी क्या है, बहुवचन। इनका कोई भी एक वचन नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, दुर्घटना देखकर उसके प्राण सूख गए, ऐसे बोला जाता है, ऐसा तो नहीं बोला प्राणों सूख गए, प्राण सूखेंगे उसके। तो प्राण क्या है, एक बहुवचन शब्द है। ठीक, आ गया समझ में? तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों में संकर शब्द वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द का सटीक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए संकर शब्द के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बता भी चुके हैं कि कौन होता है भाई संकर शब्द। अब उसका उदाहरण आपसे पूछा गया है कि उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे रेलगाड़ी, लोटा, स्टेशन या फिर विद्यालय। सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा रेलगाड़ी। दो शब्द से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी, यानी कि रेल जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा भैया, अंग्रेजी। और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी शब्द हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं देसी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो देखिए ये जो संकर शब्द होते, क्या बताया था, क्या लिखा हो, संकर शब्द वे होते जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। रेल देखिए, रेल अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी हिंदी भाषा है, ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द है रेलगाड़ी। तो बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। लोटा का हम बात करें, लोटा क्या है, एक देशज शब्द है, क्या है, एक देशज है। स्टेशन की हम बात करें तो ये विदेशी शब्द है। विद्यालय की हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द होता है ना, तत्सम क्या होता है, एक प्रकार का तत्सम शब्द होता है विद्यालय। तो यहां पर आपको समझ में आ गया पूरा, रेलगाड़ी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न, ये आपका पेडागोजी का प्रश्न पूछ लिया गया कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? भाषा की व्याकरणिक जटिलता होती है, स्वाभाविक और परिवेश होता, पाठ्यक्रम की उपलब्धता या फिर शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वाभाविकता और परिवेश। क्या हो जाएगा? स्वाभाविकता और परिवेश। देखिए यहाँ पर भाषा अर्जन की बात हो रही, जो भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक होता है, यानी कि जो बच्चा है अपने घर से ग्रहण कर लेता है, और जो अधिगम होता है वो किससे होता है? परिवेश से होता है। बच्चा स्कूल जाएगा वहां से अधिगम सीखेगा, है ना। तो भाषा अर्जन कहाँ से करेगा? वो अपने घर से कर लेगा। या फिर कह सकते हैं कि जो भाषा अर्जन और अधिगम का जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो स्वाभाविकता का होता है, और अर्जन जो होता है वो अचेतन रूप से, यानी कि बिना किसी प्रयास से परिवार के द्वारा सीख लेता है, यानी कि स्वाभाविक है भाषा अर्जन। लेकिन अधिगम आपको यदि सीखना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, उसके लिए, है ना, नियम और तरीके सीखने पड़ेंगे। तो जो परिवेश आएगा वो भाषा अधिगम जो आएगा वो परिवेश से आएगा। तो यहाँ पर स्वाभाविक और परिवेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भाषा अर्जन स्वाभाविक हो जाएगा और भाषा अधिगम आपका परिवेश से होगा, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रमुख अंतर पूछा गया था, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों में मकान मालिक ने ठेकेदार से घर बनवाया। इस वाक्य में बनवाया किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? किस प्रकार की भैया? यहां पर देखिए क्या पूछा गया, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों के बारे में बताया गया है। पूछा गया है कि मकान मालिक ने ठेकेदार से घर बनवाया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहती है, नाम धातु, पूर्वकालीन और संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानेंगे क्या होता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि यह क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कर्ता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा, बिल्कुल ठेकेदार से करवाया जा रहा है काम यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मकान मालिक करता है और खुद घर नहीं बना रहा है बल्कि ठेकेदार से बनवा रहा है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं भैया? वहां क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक। पूर्वकालीन क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किसे कहते हैं कि जब कर्ता एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम शुरू कर देता है, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालीन क्रिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वहां खाना खाकर सो गया। क्या लिखा है? वहां खाना खाकर सो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, खाना खाकर सो गया, यानी कि एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम कर रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया क्या होती है? पूर्वकालीन क्रिया होती है। इसकी एक और पहचान होती है, जहां पर कर लगा हो, याद रखिएगा, जहां पर कर लगा हो, जिसमें कर लगा हो वो भी पूर्वकालीन क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर खाकर लिखा हुआ ना, ऐसे ही यदि कोई और वाक्य में कर लगा हो तो भी वो कौन सी पूर्वकालीन क्रिया होगी? एक ट्रिक है, ये याद रख सकते हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण अर्थ देती है। जैसे कि वहां रो पड़ा, रोना और पढ़ना दोनों मिलकर एक अर्थ बता रहा, वहां रो पड़ा, है ना। ये किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। तो इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं, याद होना चाहिए आपको। आंसर आपका पहला वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पर अब अभिकथन और कारण के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक टॉपिक में 3 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण के प्रश्न देखने को मिलेंगे, 13, 14 और 15। अभिकथन यहां पर क्या कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? क्या ऐसा इसमें हुआ है क्या? पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें क्या हुआ? पत्ता पेड़ से अलग हुआ, इसलिए यहाँ क्या होगा? एक अपादान कारक होगा। एक अपादान का एक सटीक उदाहरण होता है ये ना। क्या हुआ? पत्ता पेड़ से अलग हुआ। ये किस प्रकार का कारक होगा? अपादान कारक होगा, आपको पता होगा। तो अभिकथन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। कारण देख ले तो भैया, कारण क्या सही है क्या इसका? अपादान हिंदी व्याकरण के नियम अनुसार जब किसी वाक्य में से परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु के अलग होने, दूरी, डरने या तुलना करने के भाव में होता है, तो वहां क्या होता है? अपादान कारक होगा। यहाँ पर देखिए पेड़ से क्या अलग हुआ है? पत्ता अलग हुआ है, और यही इसमें दर्शा रहा है, यानी कि ये अपादान कारक का एक अच्छा उदाहरण है। तो बिल्कुल अभिकथन और कारण क्या है? एक दूसरे में अभिकथन और कारण सही है, और आर एक ही क्या कर रहा है? सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहां पर देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रगतिवाद के 4 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। क्या ये सही है? क्या ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के 4 प्रमुख स्तंभ, प्रगतिवाद के नहीं माना जाता है।
किसका माना जाएगा भैया, आपको पता हो तो इनको माना जाएगा छायावाद का, है ना। जो आपके निराला जी है ना, जयशंकर प्रसाद है, पंत जी है और वर्मा जी है, ये सभी क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में, ना कि प्रगतिवाद के। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, गलत हो जाएगा। अब कारण देख लेते, कारण क्या है कि इन चारों महान कवियों ने अपने रचनाओं में कार्ल मार्क्स की विचारधारा, मजदूरों की दयनीय स्थिति और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का प्रमुखता से चित्रण किया है। तो क्या ये सही है क्या, तो ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, यदि यहां पर प्रगतिवाद की विचारधारा की बात की जाती तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि अभिकथन हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, क्योंकि ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है ना, प्रगतिवाद के नहीं, प्रगतिवाद के। तो यहाँ पर छायावाद के हिसाब से कारण होना था, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कारण, ये किसका हो जाएगा भैया, प्रगतिवाद का होगा। किसका होगा, प्रगतिवाद का, है ना। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा और शोषित वर्ग की बात होती है, इसमें आपकी जो छायावाद इसमें नहीं होती है ना। तो यहां पर आपका कारण क्या हो जाएगा, कारण भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, डी वाला विकल्प है ना, डी, ए और डी दोनों गलत है ना। तो इस हिसाब से आपका कारण भी गलत हो गया, अभिकथन भी गलत हो गया। आगे देखेंगे अंतिम प्रश्न हिंदी पेडागोजी का। यहां पर अभिकथन दे रखा है, ठीक, अभिकथन और कारण यहां पर दे रखा। अभिकथन है कि एनसीएफ के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को शिक्षक द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। एनसीएफ के माध्यम से पूछा गया, एनसीएफ 2005 के यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, अभिकथन दे रखा है। तो क्या ये सही है क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनसीएफ के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को शिक्षक द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग किया, बिल्कुल किया जाता है एनसीएफ द्वारा। तो अभिकथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं आर, इसका कारण क्या है कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश करते ही उनकी मातृभाषा बोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि वे भ्रमित ना हो और लक्ष्य भाषा जैसे कि मानक हिंदी या अंग्रेजी को जल्दी सीख ले। ऐसा होता है क्या भाई, मातृभाषा बोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया जा सकता है क्या, बच्चा कैसे सीखेगा, है ना। बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो अपनी मातृभाषा में ही सीखेगा और वो जल्दी सीखेगा। तो कारण क्या इस हिसाब से सही है क्या, नहीं है ना, ऐसे आपको देखना है। तो कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। कहां पर है, ये तीसरे वाले विकल्प में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 15 प्रश्न आपके हिंदी के ये समाप्त हुए। इनमें कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्नों को देखेंगे और इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा ना। चलते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यहाँ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है और यहाँ कौन से प्रसिद्ध जलप्रपात पाए जाते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न तो आपके वैसे ही बन रहे हैं कि भैया चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। तो 3 प्रश्न तो आपके यहीं पर बन गए, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि इस जिले का नाम बताइए जहां पर ये स्थित है और यहाँ पर कौन से प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जिले की हम बात करें, जैसे लखीमपुर खीरी हो जाएगा, संत कबीर नगर, चंदौली या फिर बहराइच। तो यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका हो जाएगा चंदौली जिले में। कहां पर है, चंदौली जिले में। और यहाँ पर प्रसिद्ध 2 जलप्रपात है और ये वाराणसी से कितनी दूर है, लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इसके घने जंगलों के बीच ये 2 बहुत प्राकृतिक और सुंदर जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम है राजदरी और देवदरी, है ना। याद रखिएगा राजदरी और देवदरी कौन किसके अंतर्गत आते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं ये 2 जलप्रपात, और काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं ना। तो चंदौली जिले में स्थित है और इसके 2 जलप्रपात है, राजदरी और देवदरी। अब यहाँ पर देखिए लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर और बहराइच, इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए लखीमपुर खीरी में क्या है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये है आपका कहां पर, लखीमपुर खीरी में। तो आपको पता होना चाहिए। संत कबीर नगर में क्या है भैया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या है, बखीरा पक्षी विहार। क्या है, बखीरा पक्षी विहार। ये कहां पर स्थित है, संत कबीर नगर में है। यहाँ पर बहराइच की बात करें तो इसमें क्या है भैया, तो कर्तनिया घाट, ये जो लिखा हुआ ना, ये कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछ ले भैया कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये यूपी के बहराइच में स्थित है। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका,
तीसरा वाला हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए पंचायती राज्यों की शक्तियों के बारे में पूछा गया है, अधिकारों और उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 243D, 243G, 243I या फिर 243K। तो यहाँ पर पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्व की हम बात करें तो ये अनुच्छेद 243G में इसका जिक्र किया गया है। 243G अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। और बात आगे करें इसी में, तो इसी अनुच्छेद के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर, याद रखिएगा कितने, 29 विषयों पर कानून बनाने और योजनाएं लागू करने का अधिकार किसको होगा? ग्राम पंचायत को होगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि यदि कोई ग्राम प्रधान अपने गांव में कृषि विकास करना चाहता है, प्राथमिक स्कूल बनाना चाहता है, पीने का पानी की व्यवस्था करना चाहता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 243G के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करके कर सकता है। इसमें टोटल कितने विषय होंगे? 29 विषय होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर 243D की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है? इस अनुच्छेद में पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की जो लिए जो सीटों के आरक्षण से संबंधित ये 243D अनुच्छेद बनाया गया है। जैसे कि प्रधानी के चुनाव में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीटों का आरक्षण होना है, वो इसी अनुच्छेद 243D की देन है। 243I की हम बात करें तो यह अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य में वित्त आयोग के गठन से संबंधित किससे है? वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। जैसे कि राज्य सरकार पंचायतों को कितना फंड देगी, राज्य सरकार पंचायतों को कितना फंड देगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करता है। कौन? राज्य वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 243I में काम करेगा, इसके अनुसार ही काम करेगा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243K की। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प है ना, ये क्या करता भैया कि यह अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। जैसे कि गांव में प्रधान का निष्पक्ष चुनाव करवाना 243K के तहत राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243K के अंतर्गत, है ना। तो 243D, K, I और J, इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। राइट आंसर आपका बी वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं के अध्ययन में किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? कौन सा कोशिकांग या फिर कौन सी कोशिका है जिसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिका या फिर लाइसोसोम? तो याद रखिएगा वो कोशिका का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? लाइसोसोम कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भैया? लाइसोसोम को जाना जाता है ना। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया। यदि पूछे कि 10% का नियम किसने दिया या 10% का नियम किसने दिया, तो याद रखिएगा रेमंड लिंडेमैन द्वारा दिया गया था। यदि खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर यानी कि जो उत्पादक होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, उनमें 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है। किसके अनुसार भैया? रेमंड लिंडेमैन के अनुसार 10% के नियम के अनुसार, है ना, उपलब्ध होती है। तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? यहाँ पर देखिए द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है। तो इस नियम को आपको जानना होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कब दिया था भैया ये नियम, तो 1942 में दिया था। ये नियम क्या कहता भैया? ये नियम कहता है कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होगी? मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होगी। कितनी? 10%। अब इसे कैसे करेंगे आप कि भैया यहाँ पूछा क्या गया? द्वितीयक उपभोक्ता। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? उत्पादक आएगा। क्या आएगा? उत्पादक, है ना। उत्पादक में कितनी है? 10,000। कितनी भैया? 10,000 जूल है। यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे लिख देता हूं मैं, हरे पेड़ पौधे है ना, इसमें कितनी जूल है? 10,000 जूल है। उत्पादक के बाद में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अब क्या कहा गया है? एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होगी? 10%। तो 10,000 का हमें कितना निकालना होगा? 10,000 का 10% निकालना होगा। तो कितना होगा भैया? निकालने के लिए इंटू 10 और बट्टे में 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना होगा भैया? प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितना बचा? 1,000 जूल बचा। कितना बचा भैया? 1,000 जूल।
अब यहाँ पर पूछा किसका गया, द्वितीयक उपभोक्ता का। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, जो 1000 जूल है इसका 10% निकाल लेंगे। 10% निकालने का वही फार्मूला, 10 से 10 फिर 10 से 10, कितना बचा भैया, द्वितीयक उपभोक्ता के पास में 100 जूल बचा, कितना, 100 जूल। और पूछा किसका गया है, द्वितीयक उपभोक्ता का पूछा गया है। यदि तृतीयक का पूछता तो उसके पास मात्र 10 बचते, है ना, कितना, 10 जूल बचता। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा आपका, 100 जूल हो जाएगा। एक उदाहरण में यहाँ पर दे देता हूं कि यदि घास के पास, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि पेड़ पौधे के पास कितना जूल होगा, कितनी ऊर्जा होगी, तो 10,000 जूल ऊर्जा होगी। तो यदि उसे खाने वाले टिड्डा है तो खाने वाला टिड्डा कौन हो जाएगा आपका, प्राथमिक उपभोक्ता, तो उसके पास कितनी चली गई, 1000 जूल हो जाएगी। और टिड्डे को खाने वाला जो मेंढक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, उसके शरीर में केवल कितनी ऊर्जा बचेगी, मात्र 100 जूल ऊर्जा बचेगी, है ना। इस प्रकार से आप इस रेशियो को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई है, इनमें से ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रसिद्ध प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा प्रोटोकॉल है भैया, सीधा सीधा पूछा गया, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रामसर सम्मेलन है, या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यानी कि CFCs के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल क्या भैया, यह 1997 में अपनाया गया था। ये कब था भैया, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की बात है ये, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब की बात है, ये 1997 की बात है। इसे 1997 में अपनाया गया था और इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों जैसे जो CO2 वगैरह होती है, इसके उत्सर्जन को कम करने से है, ओजोन परत से नहीं। किससे है भैया इसका संबंध, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। यहाँ पर रामसर सम्मेलन की बात की जा रही है। रामसर सम्मेलन क्या है भैया, ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था और इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, जो आर्द्र भूमि होती है ना, दलदली भूमि, उनका संरक्षण करना होता है रामसर सम्मेलन का, है ना। सन पूछे तो याद रखिएगा 1971। इसका हम सम्मेलन की हम बात करें तो यहाँ 2001 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भैया, इसको 2001 में अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य लगातार बने रहने वाले जो कार्बनिक प्रदूषकों से पर्यावरण को बचाना होता है। किसका, स्टॉकहोम सम्मेलन का, याद रखिएगा 2001 में अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य होता है लगातार बने रहने वाले जो कार्बनिक प्रदूषक है, इससे पर्यावरण को बचाना, है ना। तो यहाँ पर ये चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में होने वाले जीवाणु जनित रोगों के संदर्भ में सिंगेलोसिस बीमारी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है। सिंगेलोसिस बीमारी के बारे में यहाँ पर मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करेगी, इसके बारे में पूछा गया। यकृत, आंतें, फेफड़े या फिर मस्तिष्क। क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिंगेलोसिस बीमारी है ये किसके कारण होती है, तो यहाँ बीमारी दूषित पानी पीने या फिर संक्रमित भोजन खाने से होती है। और ये सिंगिला नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। किससे भैया, सिंगिला नामक एक बैक्टीरिया के कारण होती है। और ये आंतों का संक्रमण है। किसका संक्रमण है, ये एक आंतों को प्रभावित करती है, फिर आंतों का संक्रमण है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके मुख्य लक्षण की बात करें, यदि पूछ ले भाई इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है, तो खूनी दस्त, पेट में गंभीर ऐंठन और तेज बुखार इसमें आती है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भोजन के पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्राथमिक कार्य, यहाँ पर देखिए प्रोटीन का प्राथमिक कार्य पूछा गया है। उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भोजन के पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर कितने भागों में, 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से, पहला है ऊर्जा देने वाला, दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाला और तीसरा है रक्षा करने वाला, है ना। 3 मुख्य भागों में बांटा गया है भोजन के पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर। 3 भाग आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मानव शरीर में प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया भाई शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, शरीर का निर्माण करना और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, शरीर को विभिन्न रोगों के संक्रमण से सुरक्षित रखता है, या फिर शरीर में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। यहाँ पर प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन का प्राथमिक कार्य पूछा गया तो क्या है भैया, शरीर का निर्माण करना, वो जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनका मरम्मत करना ही प्रोटीन का प्राथमिक कार्य होता है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल की परतों के अध्ययन में वहां कौन सी परत है जिसमें हमारे मौसम संबंधित सभी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बादल बनना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये घटित होते हैं, जो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक ऊंचाई रखती है। वो कौन सा मंडल है भैया? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? या फिर आपसे सीधा सीधा पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इस सभी का एक ही आंसर होगा, क्या होगा भैया? क्षोभ मंडल, है ना। इसमें सारी जितनी भी मौसम संबंधित सभी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं, जिसमें बादल बनना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, यह सब घटना किसमें घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? यहाँ पर देखिए संविधान के बारे में बताना है, कौन सा संशोधन है संविधान संशोधन, और कौन सी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पर देखिए बलवंत राय मेहता समिति 73वां संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संशोधन, कोठारी आयोग 86वां संशोधन, अशोक मेहता समिति 44वां संशोधन। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब मूल रूप से संविधान आया था, मूल रूप से जब संविधान बना था, संविधान लिखा हुआ है ना, जब मूल रूप से पहले संविधान बना था उसमें किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों का जिक्र भी नहीं था उसमें, मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। जो मूल रूप से संविधान बना है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इनका संशोधन करके इनको जोड़ा गया। और संशोधन में किसने सिफारिश की थी भैया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और उस समय इनकी संख्या कितनी थी पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कौन सी समिति है वो? स्वर्ण सिंह समिति। और कौन सा संशोधन है भैया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, यहाँ पर सन भी आपको याद रखना है, 42वां संशोधन 1976। और इनके द्वारा कितनी मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे, संख्या कितनी थी उसकी? तो याद रखिएगा 10। कितनी थी भैया? टोटल 10। लेकिन अब कितनी है वर्तमान में? 11 है। अब वो एक कौन सी उसके बारे में जिक्र करेंगे, उसके पहले यहाँ पर बलवंत राय मेहता कोठारी आयोग और अशोक मेहता समिति के बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे कि बलवंत राय समिति यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बलवंत राय समिति जो है, इस समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यदि पूछे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी, और इसका मूल कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। कोठारी आयोग 86वां संशोधन की बात करें तो भैया 86वां संशोधन कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अशोक मेहता समिति के बारे में हम जाने तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। इस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में से अमान्य कर दिया था, यानी कि द्विस्तरीय जो आपका स्तरीय है वो नहीं बनाएगा। त्रिस्तरीय अभी चल रही पंचायती राज को, त्रिस्तरीय का दर्जा है, द्विस्तरीय का नहीं है, इसे अमान्य कर दिया था। लेकिन यदि पूछे कि भाई द्विस्तरीय राज्य पंचायत को द्विस्तरीय बनाने का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद होना चाहिए अशोक मेहता समिति है ना, 44वां संशोधन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया इतनी चीजें। अब यहाँ पर मैंने जिक्र किया था 11वें मौलिक कर्तव्यों के बारे में। पहले यहाँ पर हम 10 देखेंगे भाई, 10 कौन कौन से मूल कर्तव्य है जो कि स्वर्ण सिंह समिति 42वें संशोधन द्वारा दिए गए थे 1976 में। उसमें आ जाएगा आपका संविधान का पालन, इसमें संविधान, आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, है ना। ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, टोटल 11 मूल कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है संविधान का पालन, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, भाईचारा, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये टोटल 10 जो मौलिक कर्तव्य बताए थे, ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा बताए गए थे 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से, है ना। लेकिन अभी हाल ही में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, उसका नाम है शिक्षा का अवसर। ये सार्वजनिक संपत्ति शायद 9 हो रहे, 10वां है उत्कर्ष की ओर, है ना। ये 10 है, उत्कर्ष की ओर भी 10वें में है। 11वें नंबर पे है आपका शिक्षा का अवसर। क्या है? शिक्षा का अवसर। पहले 10 थे और 11वां जो जोड़ा गया है वो शिक्षा का अवसर, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। यदि पूछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो शिक्षा का अवसर है ना। 10 मैंने बता चुका हूं, एक बार फिर मौखिक रूप से बता दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। संविधान का पालन, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, भाईचारा, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति, और 10वां है उत्कर्ष की ओर, और 11वां में बता चुका हूं शिक्षा का अवसर, है ना।
याद रखिएगा सारी चीजें, आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं लिखूंगा तो आपका समय खराब होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भूगोल में रिंग ऑफ फायर की परिघटना जहां दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और सबसे अधिक भूकंप आते हैं, मुख्य रूप से किस महासागर के बेसिन में स्थित है, किस महासागर के बेसिन में स्थित है, ये यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर उस महासागर के बारे में पूछा गया है, महासागर के बेसिन में स्थित है, तो याद रखिएगा तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। भूगोल में रिंग ऑफ फायर की परिघटना जहां दुनिया की लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ये मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि पारिस्थितिकी, एक मिनट, हाँ, पारिस्थितिकी में दो अलग अलग प्रकार के बायोम का पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां दोनों तंत्रों की विशेषताएं आपस में मिलती हैं और जहां जीवों की विविधता सबसे अधिक होती है? क्या वो इकोटोन है, पारिस्थितिकी निकेत है, इकोटाइप है या फिर चरम समुदाय है? क्या कहा जाता है? तो थोड़ा सा पहले इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि इसे यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, पारिस्थितिकी में दो अलग अलग प्रकार के बायोम या पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां दोनों तंत्रों की विशेषताएं आपस में मिलती हैं और जीवों के विविधता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि ये आपका समुद्र है और ये आपका जमीन है, तो जो समुद्र और जमीन की जो रेखा है कि ये समुद्र है और यहां से जमीन प्रारंभ हो जाती है, यानी कि उसका किनारा, जमीन का किनारा और समुद्र का किनारा, ये दोनों जो किनारे मिल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उसे इकोटोन कहा जाता है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के जंक्शन की जो सीमा क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। याद रखिएगा, सरल भाषा में हम जाने तो जैसे कि रंग हो गया है ना, एक रंग हो गया, एक लाल हो गया या फिर कह सकते हैं कि पीला कलर हो गया और एक नीला कलर हो गया, इनको दोनों के बीच में जो मिलाने पर जो बीच में एक हरा क्षेत्र बनता है, इनको दोनों का मिलाएंगे धीरे से तो इनके बीच में जो एक हरा क्षेत्र बनेगा, जो लाइन बनेगी, उसे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है ना। ठीक, आ गया समझ में? बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक समय पर रिक्त यानी कि खाली हो जाए तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में क्या होगा और ये कब हुआ था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जब खाली होता है, रिक्त पद होता है, दोनों किसी कारण नहीं होते हैं, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो पद ग्रहण करता है, यानी खाली स्थान को भरते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे भी नहीं है, बाई चांस ये भी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो इस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध होंगे वे कार्यभार को संभालेंगे, है ना। ये जो घटना है, यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ये कब हुई थी भैया? तो ये हुई थी 1969 में, 1969 में हुई थी, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा भी दे दिया था। तब भारत के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा सन पूछे तो 1969, और किसके, जब कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, उनका निधन हुआ था और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। तब भारत के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम क्या था भैया? हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था और यह भारत के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मात्र एक उदाहरण जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर टॉपिक में 3 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण से मिलेंगे, तो 3 प्रश्न आपको 13वां, 14वां और 15वां मिलेगा। तो अभिकथन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और
यहाँ पर फंगस की बात की जा रही है, फंगल की बात की जा रही है। और मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें विषमपोषी या फिर मृतोपजीवी जीवों की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल, जो कवक होते हैं और मशरूम होते हैं, पेड़ जैसे तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी का लट्ठा आपने देखा होगा, या फिर जो ब्रेड बहुत दिन रखी रखी आपने देखा होगा, उस पर एक फफूंद जम जाती है, उसे ही कवक कहा जाता है ना। तो ये अपना जो भोजन है उसी से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसे विषमपोषी और मृतोपजीवी जीवों की श्रेणी में रखा जाता। तो बिल्कुल आपका अभिकथन सही हो जाएगा। कारण देखते, कारण क्या है कि कवकों के शरीर में पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है, जिसके कारण वे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। जो पर्णहरित होता है किसमें होता है, ये पेड़ पौधों में होता है, और इसी कारण ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन, पेड़ पौधे। लेकिन जो कवक होते हैं इसमें पर्णहरित का अभाव होता है, पर्णहरित पूरे 0% होता ही नहीं है, जिसके कारण ये भोजन नहीं बना पाते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो आरबी यानी कि आपका जो कारण है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यहां पर अभिकथन दे रखा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ताकि गांव में लोकतंत्र मजबूत हो सके। क्या यह अभिकथन सही है क्या? जल्दी से आप भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। पहले अभिकथन देखेंगे फिर कारण देखेंगे। तो यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो संविधान संशोधन में बताया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ताकि गांव में लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो 74वें संविधान नहीं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात है। और इसके संशोधन में, इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ताकि गांवों में लोकतंत्र मजबूत हो सके। 74वें नहीं, जो 74 की बात की जा रही है, इसका संशोधन जो हुआ था, यानी 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ा हुआ है, ना कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसमें, और ताकि गांव में लोकतंत्र मजबूत हो सके। ये हुआ था 73 संविधान संशोधन में। तो आपका अभिकथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कारण क्या है भैया, कारण देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना और आम ग्रामीण जनता को शासन में भागीदार बनाना है। क्या कारण सही है क्या? तो आप कारण देखेंगे तो वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि भैया पंचायती राज का असली मतलब ही यही है कि सारी पावर केंद्र या राज्य सरकार के हाथ में ना रहे, बल्कि गांव की जनता, जो ग्राम सभा होती है, खुद अपने विकास के फैसले ले सके, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भैया दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री या फिर लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री को यहां नहीं पता होता है कि किस गांव में किस चौराहे पर हैंडपंप की जरूरत है। यहाँ काम गांव का जो प्रधान होता है वही बेहतर कर सकता है ना। तो कारण क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या भैया, ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, यानी कि डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन का 15वां। तो इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताएगा। क्या कह रहा भैया अभिकथन कि पर्यावरण विज्ञान में लाइकेन को वायु प्रदूषण का विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत ही बेहतरीन और संवेदनशील प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक होगी, वहां क्या नहीं होगा भैया, लाइकेन नहीं होगा। लाइकेन वहां का मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि यही प्रदर्शित करता है लाइकेन की, जहां पर लाइकेन नहीं है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है। तो सही है आपका विकथन। कारण क्या कहता है भैया कि लाइकेन एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, जो बड़े बड़े पेड़ों की डालियों पर उगकर उसका सारा पोषक चूस लेता है, उन्हें सुखा देता है। तो ये परजीवी नहीं होता है लाइकेन, है ना। तो कारण क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। देखिए अभिकथन आपका सही हो जाएगा, लेकिन कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा जैसे कि बड़े बड़े शहरों में, आप दिल्ली ले लीजिए या फिर कानपुर ले लीजिए, वहां पर आप बड़े बड़े पेड़ों पर देखेंगे तो किसी प्रकार का जो ग्रे रंग होता है, यानी कि ग्रे रंग आपने देखा होगा जब आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, है ना, जहां पर जंगल में जाएंगे तो उसमें ग्रे कलर चढ़ा होता है, हरा हरा, है ना। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का लाइकेन होता है। तो आपको पहाड़ी इलाके में दिखेगा, लेकिन आप यदि शहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, वहां पर लाइकेन नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वो तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन कारण गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब आपके पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। अब ये भाग 4 है, अंतिम भाग है ये, गणित शिक्षण शास्त्र, गणित पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे 15 प्रश्न इसमें। अब इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं।
तो गणित पेडागोजी में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र यह समझता है कि एक वर्ग हमेशा एक आयत भी होता है, क्योंकि उसमें आयत के जो सभी गुण होते हैं, जैसे कि आमने सामने की जो भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये वेन हिले के ज्योमेट्री चिंतन के मॉडल के अनुसार यहाँ छात्र किस स्तर का है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री चिंतन के मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो वेन हिले के द्वारा दिया गया है। कितने स्तर बताए इनके द्वारा, तो याद रखिएगा इनके द्वारा 5 स्तर बताए गए हैं, और ये स्तर 0 से शुरू होकर कहां पर खत्म हो जाते हैं, स्तर 4 तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तर 0 से होता तो 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देखेंगे पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है ना। तो ये याद रखिएगा स्तर 0 से स्तर 4 तक। और यहाँ पर स्तर 0, 1, 2, 3 दे रखा है, यानी कि स्तर 0 इनका होगा चक्षुषीकरण, स्तर 1 होगा विश्लेषण, 2 होगा अनौपचारिक निगमन और 3 होगा औपचारिक निगमन, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रश्न में कि एक वर्ग हमेशा एक आयत भी होता है, क्योंकि उसमें आयत के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो ये जो बच्चा है, ये जो छात्र है, ये सारी चीजें समझ रहा है कि भाई आयत, एक वर्ग हमेशा एक आयत भी होता है, ये सारी चीजें वो समझ रहा है। तो वो कौन सा स्तर होगा आपके वेन हिले के हिसाब से, तो याद रखिएगा वो होगा स्तर 2, अनौपचारिक निगमन। कौन सा होगा भैया, अनौपचारिक निगमन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो न केवल आकृतियों के गुणों को जानता है, बल्कि वहां विभिन्न आकृतियों के बीच तार्किक संबंध स्थापित करने लगता है, और वहां समझने लगता है कि गुण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब बच्चा यहाँ तर्क दे सके कि सभी वर्ग आयत है, लेकिन जो सभी आयत है वो वर्ग नहीं हो सकते, तो वहां संबंध को समझ रहा है, जो कि स्तर 2 की विशेषता होगी, यानी कि इनके द्वारा जो स्तर 2 दिया गया है उसकी ये विशेषता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए चक्षुषीकरण भी लिखा हुआ है, जो कि स्तर 0 है। इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा स्तर 0 यानी कि चक्षुषीकरण में इस स्तर पर बच्चा केवल दिखावट के आधार पर आकृतियों को पहचानता है, सिर्फ दिखावट के आधार पर। जैसे कि यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो समोसा होता है ना, समोसा को देखकर वो बताएगा भाई ये त्रिभुज है, त्रिभुज कहेगा उसे, दरवाजे को देखकर आयत कहेगा। तो ये जो ज्ञान है या फिर ये जो गुण है, ये किसका होगा, स्तर 0 का, यानी कि चक्षुषीकरण का। यहाँ पर स्तर फर्स्ट की हम बात करें विश्लेषण का, तो इसमें क्या होता है भैया, स्तर 1 में, विश्लेषण में, तो इस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों की सूची तो बता सकता है, लेकिन उनके बीच संबंध नहीं बता सकता। जैसे कि वहां यहां बता देगा कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पर वहां आयत और वर्ग में समानता नहीं खोज पाएगा। ये कौन सा स्तर है, स्तर फर्स्ट। ठीक, स्तर 2 हम बता चुके हैं। स्तर 3 औपचारिक निगमन क्या है भैया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ उच्च विद्यालय का स्तर है, जहां छात्र ज्योमेट्री के स्वयं के प्रमेय, वो जो शुद्ध सिद्ध होते हैं, उनको करना शुरू कर देता है। किसमें, स्तर 3 में। तो ये 0, 1, 2, 3 स्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, गणित की कक्षा में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न और अनुपात की अवधारणा को मूर्त रूप से समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त होगी। यहाँ पर देखिए मूर्त रूप से आपको बताना है, क्या वो जियो बोर्ड होगा, क्विज नेयर छड़े होगी, अबेकस जिसको गिनतारा कहते हैं वो होगी, या फिर डाइंस ब्लॉक होगा। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है और पूछा जाता है कि वो सबसे अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त सामग्री कौन सी होगी, तो वो क्विज नेयर छड़े होगी। अब क्विज नेयर छड़े क्या होती है भैया, तो ये अलग अलग रंगों और लंबाइयों की लकड़ी या फिर प्लास्टिक की छड़े होती हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर की छड़ हो गई, 2 सेंटीमीटर की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई, इस प्रकार से छड़े होती है ना। और उनमें कलर दे दिया जाता है, लाल कलर, पीला, हरा, नीला, ऐसा इस प्रकार से इन कलरों की क्या होती है, ये छड़े होती हैं। और इसका उपयोग जो होता है बच्चों को भिन्न अनुपात और संख्या पैटर्न को बिना रटे व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यदि किसी बच्चे को 10 सेंटीमीटर के बारे में बताना है कि भाई क्या है 10 सेंटीमीटर, तो एक छड़ 10 सेंटीमीटर की है, और ये जो 10 सेंटीमीटर की है ये लाल रंग की है ना। और यहाँ पर उसे समझाना है कि इसका आधा क्या होगा, तो 5-5 मीटर की 2 छड़ें इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि उसको छिपा देंगे, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई 5-5 मीटर की, यानी कि 1/2 हिस्सा 5 मीटर का है। तो ये इस प्रकार से इस छड़ का उपयोग करके बच्चे को सिखा सकते हैं, और सभी रंग बिरंगी होती है ना। तो याद रखिएगा बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक समस्या को पढ़ता है, राम के पास 5 सेब है और श्याम उसे 3 सेब और दे देता है। अब राम के पास कुल कितने सेब बचे। विद्यार्थी समस्या को सही ढंग से पढ़ लेता है और समझ भी जाता है कि उसे कुल सेब बताने हैं, लेकिन वहां अपनी कॉपी में क्या लिखता है, 5 - 3। उसको लिखना क्या होता है, 5 + 3, लेकिन लिखता क्या है, 5 - 3 = 2। आना क्या होना चाहिए आंसर, 5 और 3 कितने होते हैं, 6, 7, 8 होते हैं ना। तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहा है, 2 बता रहा है, कि यहाँ पर प्लस की जगह वो माइनस कर रहा है। न्यूमैन
के त्रुटि विश्लेषण के अनुसार यह विद्यार्थी किस चरण में विफल हो रहा है? पठन कौशल त्रुटि में हो रहा है, या फिर अवबोध त्रुटि में हो रहा है, रूपांतरण त्रुटि में हो रहा है? आपको फोर्थ विकल्प दिख नहीं रहा होगा, पर मैं बता देता हूं। फोर्थ विकल्प है प्रक्रिया कौशल त्रुटि, है ना। प्रश्न बड़ा है इस वजह से थोड़ा सा, है ना। फोर्थ विकल्प क्या बताया मैंने अभी आपको? प्रक्रिया कौशल त्रुटि। इसमें से कौन सा सही होगा भैया? तो इसमें से सही हो जाएगा आपका रूपांतरण त्रुटि। कौन सा हो जाएगा? रूपांतरण त्रुटि। ये क्या होता है भैया? तो याद रखिएगा, न्यूनमेन के त्रुटि विश्लेषण के 5 चरण होते। कितने चरण बताए इनके द्वारा? 5 चरण बताए। जब कोई बच्चा समस्या को पढ़ भी लेता है और समझ भी लेता है कि क्या पूछा गया है, लेकिन शब्दों को सही गणितीय चिन्ह में बदलने में गलती कर बैठता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रूपांतरण त्रुटि। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ में रहा बच्चा क्या पूछ रहा, क्या सब उसको मालूम है, लेकिन वो कहां पर गलती कर रहा है? गणितीय चिन्ह में गलती कर रहा है। और यही गलती यदि होती बच्चे से, तो क्या हो जाएगा भैया? रूपांतरण त्रुटि हो जाएगी। यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए विकल्प में पठन कौशल त्रुटि भी लिखा हुआ है। ये क्या है भैया? कि यदि बच्चा शब्दों को ही गलत पढ़ता है, जैसे कि सेब को सब पढ़ लिया, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी पठन कौशल यानी पढ़ने, रीडिंग एरर यहाँ पर बात की जा रही है। रीडिंग एरर की इंग्लिश में आप देख सकते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। अवबोध त्रुटि यहाँ पर दे रखा है कि ये क्या है? यदि बच्चा पढ़ तो ले, लेकिन यह ना समझ पाए कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। यदि वो सवाल में ये पता नहीं कर पा रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो वो कौन सी त्रुटि हो जाएगी? अवबोध त्रुटि हो जाएगी। और चौथा विकल्प मैंने आपको बताया था, बता देता हूं, प्रक्रिया कौशल त्रुटि। ये क्या होता है भैया? कि यदि बच्चा सही चिन्ह जैसे कि 5+3 चुन लेता है, लेकिन जोड़ते समय गणना में गलती कर देता है और उत्तर 7 लिख देता है, तो यदि 5+3 कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन वो लिख कितना देगा? 7 लिख देगा। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या हो जाएगी? प्रक्रिया कौशल त्रुटि हो जाएगी। यानी कि सही सूत्र लगाने के बाद भी कैलकुलेशन में गलती कर रहा है बच्चा, तो इस प्रकार की त्रुटि प्रक्रिया कौशल त्रुटि हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपांतरण त्रुटि हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है कि यदि एक गणित शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणों का उपयोग तो करना है, लेकिन अपनी स्वयं की एक नई गणितीय पहेली का निर्माण करना है, तो यहाँ कार्य संज्ञानात्मक डोमेन के किस उच्चतम स्तर को लक्षित करना है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैंने बताया है उस हिसाब से आपको नहीं करना है। आप अपने स्वयं की एक नई पहेली बनाइए, उसका निर्माण करिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से इस कार्य को करिए, या फिर यहाँ जो अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया है अपने हिसाब से करिए। स्वयं की बनाई गई नई गणितीय पहेली का निर्माण करके करिए, तो उसको क्या कहेंगे? उस उच्चतम स्तर को लक्षित करने, किस को लक्षित कर रहा है? अनुप्रयोग को, विश्लेषण को, मूल्यांकन को, या फिर सृजन को, या रचना को। तो देखिए, जब अपनी स्वयं की एक नई गणितीय पहेली का निर्माण करता है, तो वो क्या करता है? उसे क्रिएट करता है, सृजन करता है। क्या करता है? या सृजन करता है कि जब छात्र पुरानी जानकारी के तत्वों को एक साथ जोड़कर पूरी तरह से कुछ नया और मौलिक बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सृजन कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सृजन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन भी लिखा हुआ है, तो ये किसे कहते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अनुप्रयोग की हम बात करें, तो सीखी हुई विधि या सूत्र का किसी नए सवाल में उपयोग करना, जैसे कि आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके अपने कमरे का क्षेत्रफल निकालना, सीखी हुई विधि है और सूत्र किसी नए सवाल का उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रयोग कहेंगे। विश्लेषण किसे कहते हैं भैया? यहाँ पर किसी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उनके बीच का संबंध जोड़ना, है ना। विश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? एनालाइजिंग करना, एनालिसिस करना, है ना। उदाहरण किसी ग्राफ को देखकर यहाँ पता लगाना कि किस महीने में बिक्री सबसे कम हुई है, यानी कि उस चीज का एनालिसिस किया जाता, विश्लेषण किया जाता है ना। मूल्यांकन किसे कहते हैं भैया? मूल्यांकन किसी मानक के आधार पर निर्णय देना या आलोचना करना, जैसे कि दो अलग अलग गणितीय विधियों की तुलना करके यहां बताना कि कौन सी विधि अधिक तेज है, कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं, यानी कि उसका मूल्यांकन करना, है ना। तो यहाँ पर मूल्यांकन, विश्लेषण और अनुप्रयोग तीनों के बारे में बता चुका हूं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सृजन यानी कि रचना हो जाएगा। ठीक, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक गणित शिक्षण कक्षा में सबसे पहले यह सिद्ध करता है कि एक समकोण त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर वहां सिद्ध करता है कि एक न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस विशिष्ट उदाहरणों को देखने के बाद छात्र एक सामान्य नियम बनाते हैं कि दुनिया की किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जा रहा है, पहले क्या बताया जा रहा है? शिक्षक द्वारा उदाहरण बताया जा रहा है और फिर उसका नियम बनाया जा रहा है। तो ये जो उदाहरण से नियम की ओर है, ये कौन सी विधि है? निगमन विधि है क्या? आगमन विधि, प्रयोजन विधि, या फिर विश्लेषण विधि?
तो जब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे? आगमन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? आगमन विधि। एक उदाहरण और दे देता हूं, जैसे कि 2 + 4 जोड़े कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें फिर 2 जोड़ दिए, कितने हो गए भैया? 8 हो गए। इसमें फिर 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहां पर देखेंगे तो पैटर्न बन रहा है 6, 8, 12। ये क्या है? सब सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। यानी कि हम 3 उदाहरणों को देखेंगे तो बच्चा खुद नियम बनाता है कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है भैया? सम होता है ना? और इसे ही क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बनाया जाता है। और निगमन विधि इसका उल्टा होती है, पहले इसमें नियम बनाया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर प्रयोजना विधि के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोजेक्ट मेथड। इसमें प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट बनाया जाता है बच्चों के द्वारा। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा किलपेट्रिक द्वारा दिया गया है। एक है यहाँ पर विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है भैया? इसमें किसी जटिल गणितीय समस्याओं को छोटे छोटे सरल भागों में तोड़कर उसे हल किया जाता है और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। जैसे कि ज्योमेट्री की किसी बड़ी प्रमेय को टुकड़ों में सिद्ध करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सिद्ध करना ही क्या कहा जाता है? विश्लेषण करना, यानी कि उसका एनालिटिक करना है ना। तो डी वाला आपका विश्लेषण विधि बता दिया मैंने, प्रयोजना विधि बता दिया, निगमन और आगमन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगमन विधि हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी बार बार असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने में असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने में एक ही प्रकार की गलती करता है। उदाहरण के लिए 1/2 + 1/3 बराबर 2/5 लिखता है, यानी कि 1/2 लिखा प्लस 1/3। तो यहाँ पर वो इन दोनों को जोड़ देता है, 1 और 1 2, 3 2 5। इस प्रकार से यहाँ पर वो गलती कर रहा है ना। उदाहरण देकर भी यहाँ पर समझाया हुआ है। यानी वह अंश को अंश से और हर को हर से जोड़ देता है। एक गणित शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय कदम क्या होना चाहिए? कैसे समझाएंगे बच्चे? ये यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। विद्यार्थी को इसी प्रकार से 50 और प्रश्न हल करने के लिए गृह कार्य के लिए देना ताकि अभ्यास से वहां सीख सके। तो इसको आता ही नहीं तो अभ्यास कार्य क्या करेगा? तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को डांटना, डांट नहीं सकते आप बिल्कुल भी, डांटना नेगेटिव में चला जाएगा। एक निदानात्मक परीक्षण लेना ताकि उसकी वैचारिक कमी का सटीक पता चले और फिर उपचारात्मक शिक्षण देना। इस विषय को यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प देख लेते हैं। इस विषय को यही छोड़ देना और दशमलव का अभ्यास शुरू कर देना। तो ऐसा नहीं, क्या करेंगे? एक निदानात्मक परीक्षण लेना ताकि उसकी वैचारिक कमी, जो लघुत्तम समावर्तक है कि एलसीएम वो नहीं समझ पा रहा है, उसका सटीक पता चलाना और फिर उसे उपचारात्मक शिक्षण देना है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा मैं इसको पहले देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 और आधुनिक शिक्षा शास्त्र गणित की कक्षा में मुक्त अंत वाले प्रश्नों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक उत्कृष्ट मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है? इसका सटीक उदाहरण देना होता है। तो देखिए 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है जो लिखा हुआ है, और एक होता है बंद अंत वाला प्रश्न। यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया भैया? मुक्त अंत वाले प्रश्न के बारे में पूछा गया है। क्या? एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं बताई जिनका गुणनफल 24 होता हो। 144 का वर्गमूल क्या होता है? यदि x + 7 = 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से जो मुक्त अंत वाला प्रश्न है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई मुक्त अंत वाला प्रश्न किसे कहते हैं, बंद अंत वाला किसे कहते हैं। तो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं जिनका कोई एक फिक्स उत्तर नहीं होता है। जैसे कि रटन विद्या होती है ना, हमने उत्तर रट लिया और काम हो गया, तो इसका कोई भी एक फिक्स उत्तर नहीं होता है। इसके कई सही उत्तर हो सकते हैं और बच्चे को अपनी रचनात्मकता कौशल का अवसर मिलता है इसमें अपने आप को कि हम भाई कितने समझदार है, किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न कौन सा भैया? एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो एक ही आएगा, मतलब एक ही उत्तर आएगा। कोई भी ऐसी 2 संख्या बताई जिनका गुणनफल 24 हो सकता है, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे भैया? 1 × 24 भी कर सकते हैं, 12 × 2 भी कर सकते हैं ना, 4 × 6 भी कर सकते हैं, 3 × 8 भी कर सकते हैं। कितने सारे आंसर आ गए इसके। एक ही प्रश्न के कई आंसर आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसी 2 संख्याएं बताई जिनका गुणनफल कितना हो, 24 हो। तो इस प्रकार से आंसर देखिए अनेक आ गए। तो यहाँ पर ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। आगे आप देखेंगे 144 का वर्गमूल करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा। यदि x + 7 = 15 तो x का मान यदि ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। और यही बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि केवल एक ही सही है जिसका आंसर
उसको क्या कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, बंद अंत वाले प्रश्न किसे कहेंगे और मुक्त अंत वाले प्रश्न किसे कहेंगे। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं और इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 8 वर्षीय बच्चा, क्या लिखा है प्रश्न में कि एक 8 वर्षीय बच्चा दूरियों का अनुमान लगाने में संघर्ष करता है। उसे यहां पहचानने में बहुत समय लगता है कि दो संख्याओं में से कौन सी बड़ी है और वहां बहुत सरल जोड़ जैसे कि 3+4 के लिए भी पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर निर्भर रहता है। अधिगम मनोविज्ञान के अनुसार यहाँ विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है। देखिए हम यहाँ पर गणित की बात कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है उसे यहाँ पर गणित को समझने में समस्या हो रही, चाहे वो सरल से सरल हो या फिर कठिन हो। सरल कठिन उसे सब एक जैसे लग रहे हैं, तो इस प्रकार के विकार को क्या कहेंगे। बहुत सरल प्रश्न है। गणित का कौन सा होगा, एक ही होता डिस्कैलकुलिया, है ना, सभी को पता है इसके बारे में। क्या होगा भैया, डिस्कैलकुलिया होगा। इसमें बच्चा गणित को समझने में बच्चे को दिक्कत होती है ना, गणितीय अधिगम अक्षमता इसे कहा जाता है। इसमें ग्रसित बच्चे को मस्तिष्क का वहां हिस्सा जो संख्याओं, प्रतीकों, स्थानीय समझ और गणनाओं को प्रोसेस करता है वहां क्या होता है, कमजोर होता है। जैसे कि डिस्लेक्सिया के बारे में आपको बता चुका हूं भैया, ये पढ़ने संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधित है, डिस्ग्राफिया है ना। डिस्प्लेक्सिया क्या है भैया, यह शरीर की मांसपेशियों के तालमेल का विकार है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जूते के फीते ना बांधना, सट्टे की बटन नहीं लगा पाना, तो डिस्प्लेक्सिया का उदाहरण है ये। इन चारों के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका गणित की प्रकृति के संबंध में डेविड व्हीलर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जिसे एनसीएफ 2005 ने भी अपनी रूपरेखा में शामिल किया है। उस कथन के बारे में आपको बताना है कि वो कथन क्या है। गणित सभी विज्ञानों की रानी और नौकरानी है। बहुत सारा गणित जानने के बजाय यहां जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है और गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है। किसने कौन सा सिद्धांत दिया ये बताएंगे, उसके पहले ये देखेंगे कि भैया इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर डेविड व्हीलर के द्वारा कौन सा कथन दिया गया है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो डेविड व्हीलर द्वारा कहा गया है कि बहुत सारा गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। किसके द्वारा दिया गया है, ये डेविड व्हीलर द्वारा दिया गया है। अब बात करेंगे पहले विकल्प की कि गणित सभी विज्ञानों की रानी और नौकरानी है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये गॉस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा भैया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कहा गया कि गणित सभी विज्ञानों की रानी और नौकरानी है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया, जॉन लॉक के द्वारा। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, ये जितने भी मैं यहाँ पर कथन बता रहा हूँ आपको, है ना। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। एक और है भैया कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है। ये किसके द्वारा कहा गया भैया, तो ये गैलीली के द्वारा कहा गया। पूरा नाम क्या है इनका, गैलीलियो गैलीली, है ना। इनके द्वारा कहा गया है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है। तो इन चारों कथनों के बारे में आपको बता चुका हूं। आंसर आपका बी वाला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गणितीय समस्या समाधान के क्षेत्र में जॉर्ज पोलियो के 4 चरणी मॉडल विश्व प्रसिद्ध हैं। इस मॉडल के अनुसार जब कोई छात्र किसी जटिल गणितीय समस्या का सामना करता है तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। सबसे पहला कदम यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा कदम पूछा गया है भैया, सबसे पहला कदम। और ये याद रखिएगा कि गणितीय समस्या समाधान के क्षेत्र में जॉर्ज पोलियो ने कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए। कितने, 4। कौन कौन से सवाल को समझना, योजना बनाना, हल करना और जांचना। अब यहाँ पर सबसे पहला कदम के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा भैया, समस्या को समझना। सबसे पहला कदम क्या होगा भैया, समस्या को समझना या फिर सवाल को समझना। यदि सबसे पहले यहाँ देखिए कि पूछा क्या गया है और आपके पास क्या जानकारी दी है, या आप कह सकते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सवालों को समझना है या फिर समस्याओं को समझना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, तय करें कि कौन सा तरीका या फार्मूला काम आएगा, क्या चित्र बनाना सही रहेगा या फिर समीकरण बनाना सही रहेगा। प्लान बन गया, उसके बाद उसको हल करेंगे। फिर हल करना यानी कि अपनी योजना के अनुसार कैलकुलेशन करें और उत्तर निकालें। उसके बाद फिर जांचना यानी कि चेक करेंगे आप, है ना। अंत में उत्तर को दोबारा देखें कि क्या वहां सही है और क्या इसे किसी और आसान तरीके से किया जा सकता है। तो 4 चरण बताएं, चारों चरणों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जो सबसे पहला कदम क्या उठाना होगा भैया, समस्या को समझना या फिर सवालों को समझना, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि गणित पाठ्यक्रम की लंबी आकृति की अवधारणा का क्या अर्थ है, जिसकी अक्सर शिक्षा शास्त्र में उल्लेख
होता है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प छुप जाएंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, प्रश्न पढ़ के एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रश्न का कहना है कि गणित पाठ्यक्रम की लंबी आकृति की अवधारणा का अर्थ यहाँ पर बताना, जिसका अक्सर शिक्षा शास्त्र में उल्लेख किया जाता है। क्या है? विकल्प है कि गणित की पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प बड़े बड़े हैं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा कि गणित में विषय वस्तु पदानुक्रमिक होती है, अर्थात एक नए और उच्च विषय को समझने के लिए पहले पुराने और बुनियादी विषय को पूरी तरह से समझना क्या होगा? अनिवार्य है। तो बी वाला विकल्प सही होगा, 11वें का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन के संदर्भ में आपको बताना है एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 गणित में योगात्मक मूल्यांकन के बजाय रचनात्मक मूल्यांकन को अधिक महत्व देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर बताना है। एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 के संबंध में आपको बताना है मूल्यांकन के संदर्भ में एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 के अनुसार क्या होगा? कक्षा के दौरान पूछे गए मौखिक प्रश्न, छात्रों द्वारा बनाए गए संकल्प मानचित्र, गणितीय पोर्टफोलियो या फिर शैक्षणिक सत्र के अंत में होने वाली राज्य स्तरीय मानकीकृत बोर्ड परीक्षा। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा सबसे कम उपयुक्त जो तरीका होगा रचनात्मक मूल्यांकन का, वो होगा शैक्षणिक सत्र के अंत में होने वाली राज्य स्तरीय मानकीकृत बोर्ड परीक्षा। यहाँ पर जो 4th वाला विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 13, 14, 15 3 प्रश्न कैसे मिलेंगे? अभिकथन और कारण के, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं काफी बार, है ना। तो यहाँ पर अभिकथन क्या कहता है भैया? अभिकथन देख लेते हैं पहले। अभिकथन क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणित की समस्याओं को हल करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे बुनियादी स्तर पर कागज और पेंसिल के साथ गणितीय दक्षता हासिल ना कर ले। बिल्कुल, आप यदि उसको कैलकुलेटर दे दोगे तो जोड़ नहीं पाएगा, उसके बाद में बिना कैलकुलेटर से घटा नहीं पाएगा, गुणा नहीं कर पाएगा, भाग नहीं कर पाएगा। तो जब तक कि वे बुनियादी स्तर पर कागज और पेंसिल के साथ गणितीय दक्षता हासिल ना कर ले, जब तक उसे कैलकुलेटर ना दिया जाए। बिल्कुल, अभिकथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कारण है कि बुनियादी स्तर के अधिगम में बहुत जल्द कैलकुलेटर का उपयोग करने से बच्चों के मस्तिष्क में संख्यात्मक संबंधों और बुनियादी गणितीय जो समक्रिया होती है जैसे प्लस माइनस, है ना, गुणा की अवधारणात्मक समझ का निर्माण बाधित होता है। बिल्कुल बाधित होता है। तो कारण भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण बिल्कुल सरल थे। आप देखेंगे आंसर आपको समझ आ जाएगा कि भैया ए और आर दोनों सत्य है और आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दे रखा है भैया यहाँ पर कि एक प्रगतिशील गणित शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों से समान गणितीय उच्च अपेक्षाएं रखनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या बिल्कुल होना चाहिए। प्रगतिशील गणित शिक्षण को कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों में समान गणितीय उच्च अपेक्षा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो ये अच्छा करेंगे या फिर लड़कियां हैं तो इनसे सवाल हल नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे सवाल हो या फिर और कोई कार्य हो। यहाँ पर दोनों क्या है? बच्चियां यानी कि लड़के लड़कियां समान होती, तो अभिकथन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह समावेशी शिक्षा और एनसीएफ 2005 के अनुसार हम बात करें तो एक शिक्षक को कभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से गणित सीख सकते हैं। तो अभिकथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर उसका कारण देखते भाई, क्या कारण है कि लड़के जैविक और आनुवंशिक रूप से गणित और स्थानिक ज्योमेट्री की जटिल अवधारणा को समझने में लड़कियों से बेहतर होते हैं। तो ऐसा होता है क्या? जब हम यहाँ पर समान मान रहे हैं तो यहाँ पर बात की जा रही भैया कि लड़के जैविक और आनुवंशिक रूप से गणित और स्थानीय ज्योमेट्री की जटिल अवधारणा को समझने में लड़कियों से बेहतर होते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी तरह से एक झूठा सामाजिक मिथक और लैंगिक पूर्वाग्रह है। विज्ञान और बाल मनोविज्ञान इस बात को पूरी तरह खारिज करता है कि लड़के के पास गणित के लिए कोई विशेष जिन या फिर जैविक श्रेष्ठता होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गणितीय क्षमता अभ्यास और परिवेश पर ही निर्भर करता है। यदि आपका परिवेश अच्छा है, आपका अभ्यास अच्छा है, गणित की क्षमता अच्छी है, तो आप यहाँ पर अच्छा कर लेंगे, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की। तो कारण क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन आपका कारण गलत है। ए सही, आर गलत। कहां पर है? ए सत्य लेकिन आर असत्य। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये अंतिम प्रश्न है। टोटल 60 प्रश्न थे। 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 60वां प्रश्न है ये। और इन 15 प्रश्न में गणित में से कितने, गणित पेडागोजी में कितने नंबर आ रहे हैं और इस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं, ये भी कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है
थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, सही का मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं। प्रश्न पूछा गया है अभिकथन के माध्यम से कि गणित की कक्षा में छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों को शिक्षक द्वारा तुरंत लाल पेन से काटकर मिटा देना चाहिए और बच्चों को इसके लिए कठोर दंडित करना चाहिए ताकि वे इसे ना दोहराए। ऐसा हो सकता है कि भैया? जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा, तो सीखेगा कैसे? आप उसको समझाएंगे किस प्रकार से त्रुटि करी है, उसे किस प्रकार से हल करना है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि गलतियों को लाल पेन से काटना, छुपाना या बच्चों को दंडित करना पुरानी और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक विधि है। इससे बच्चे डर जाते हैं और गणित से नफरत करने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अभिकथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कारण देख लेते भाई, कारण क्या है इसका कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक अत्यंत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा। भाई जब तक त्रुटियां नहीं करेगा बच्चा सीखेगा कैसे, है ना? जो शिक्षक को यह समझने में मदद करती है कि बच्चे का दिमाग गणितीय अवधारणा को किस प्रकार सोच और संसाधित कर सकता है। तो इसे समझाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल सा दे रखा कारण, और कारण क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ए गलत आर सही। कहां पर लिखा है भैया? ए तो असत्य लेकिन आर क्या है? सत्य। तो फोर्थ वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके टोटल 60 प्रश्न, है ना? 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्लियर करे है ना। पहले बाल विकास करा, फिर हिंदी करा, फिर पर्यावरण अध्ययन करा और फिर आपका गणित पेडागोजी करा। टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। टोटल 60 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और भी इसी प्रकार के हम आगे भी वीडियोज लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।